Hello guys, what's up? This is Yamit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So दोस्तों, in this lecture we will discuss about computation of GST liability, जो अपना finisher होता है, जो end में हम लोग करते हैं और कभी-कभी लोग करते ही नहीं है, वो हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे. And this is for CA final and CMA final students. This lecture is going to be super important for you because इसमें से mandatory question आता है, बड़ा question आता है और हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसे questions आए तो कैसे उसके साथ डील करना है. बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट जो बोलते हैं कि अरे यार जीएसटी तो कंप्लीट हो गया, अभी कंप्यूटेशन तो हो ही जाएगा. ऐसा नहीं होता है. यू शुड नो द टेक्निक. यस, आई अग्री टू सम एक्सटेंट कि अगर जीएसटी आपका अच्छे से आता है आपको, देन इन दैट केस लाइबिलिटी के क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, मतलब एवरी पॉइंट यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. बट थिंग इज कि यू शुड आल्सो नो कि हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, मतलब कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, कैसे माइंडसेट होना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस in this lecture. 5-6 questions we will solve in this lecture. So yes, एंड वन मोर थिंग, एक चीज बताना चाहता हूँ कि आई नो दैट तुम लोगों के पास टाइम लिमिटेड है. सो कीपिंग दैट इन माइंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप दिस लेक्चर एज अ शॉर्ट एज पॉसिबल. बट जो भी करूंगा बहुत अच्छे से करेंगे. बीच बीच में रुक के जो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ईआरसीसी का बीच में एक पॉइंट आएगा तो वो हम लोग रिवाइज करेंगे. उसके बाद और एक पॉइंट आएगा, दैट इज रूल 42-43 का एक पॉइंट आएगा, तो उधर रुक रुक के हम लोग बात करेंगे. सो दैट आपको ना कैसा है कि आई विल नॉट अज्यूम सर्टेन थिंग्स कि तुम लोगों को ऑलरेडी सब कुछ याद है. अगर थोड़ी चीजें अगर मैंने एक्सप्लेन की, देन इन दैट केस द जर्नी विल बी easy for you. So that's why I'm going to do this. ठीक है, चलो, without wasting any further time, let's begin. And before starting, if you are new to this channel, please don't forget to hit a subscribe button, hit the like button. Let's start with today's session, that is computation of GST liability. चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड. तो पहले क्या करेंगे, पूरा गो थ्रू करेंगे क्वेश्चन और उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा क्या करना है. ठीक है. वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो पार्ट्स इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. द कंपनी हैज अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इन कोलकाता. It procures its inputs indigenously from both registered and unregistered suppliers located within as well as outside the state of West Bengal. ठीक है. और उसने क्या किया, इंपोर्ट भी कर दिया. ठीक है. द कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द टैक्स पीरियड. उन्होंने क्या दिया, इंफॉर्मेशन, पेमेंट्स दिए हैं एंड रिसीट्स दिए. कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का क्वेश्चन आता है तभी यू हैव टू राइट द आंसर इन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स में तुम लोगों का आंसर आना चाहिए. सबसे पहला आउटवर्ड टैक्स, दूसरा आईटीसी और तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ दैट utilization of the ITC against the outward tax. So 3 steps. So table number 1 will be for outward tax, table number 2 will be for ITC and table number 3 will be for यूटिलाइजेशन. ठीक है. तो जब भी हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे तभी हम लोग सिर्फ टेबल्स आइडेंटिफाई करके रखेंगे, टेबल कौन से टेबल में जाएगा. ठीक है. चलो, अभी रिसीट्स का बात किया तो कौन से टेबल में जाएगा, रिसीट्स है मतलब मैंने कुछ आउटवर्ड सप्लाई किया इसके वजह से, कहने से दिस विल फॉल अंडर टेबल नंबर 1. एवरीवन करेक्ट है. ओके, आई गो टू द पेमेंट्स. पेमेंट्स कहने से मैंने कुछ परचेस किया, इसके वजह से मैंने पेमेंट किया था, सो इनवर्ड सप्लाई था मेरे लिए, दैट्स व्हाई दिस इज टेबल नंबर 2. करेक्ट एकदम. कंज्यूमर, और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो अभी तक हम लोग ने आगे कुछ देखा नहीं है कि कितना क्या टैक्स है. ये तो सिर्फ अमाउंट है कि कितना पेमेंट किया, इसके ऊपर टैक्स और वो सब बाद में देखते हैं जब क्वेश्चन में आएगा. कंज्यूमेबल्स कहने से इस पे जो भी टैक्स आएगा वो 2 में आएगा. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल्स टू द फैक्ट्री, कहने से दिस इज आल्सो 2. सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज ऑन रोल्स, बेसिकली क्या है, जो भी एम्प्लॉय मुझे सर्विस देता है उस पे वो जीएसटी चार्ज करता है क्या, नहीं. क्यों, बिकॉज वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल होता है. राइट. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के केस में जो भी सर्विस एम्प्लॉयमेंट में दी जाती है उस पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है. इसकी वजह से मेरे इनवर्ड सप्लाई पे, मैंने जिस पे सैलरी पे किया है उस पे मुझे जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं है. इसकी वजह से मुझे आईटीसी का तो क्वेश्चन ही नहीं है. Premium paid on life insurance policies, if you remember section number 17(5) में it is absolutely blocked, and that's why I will not get the ITC for this. Audit fees definitely यार मिल जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस मिल जाएगा, बैंक चार्जेस भी मिल जाएगा. सो किधर किधर मिलेगा, सब कुछ 2 में. ठीक है. All the above amounts are exclusive of all kinds of taxes wherever applicable. However, applicable taxes have also been paid by the company. कंपनी बहुत अच्छी है कि उसने पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी कर दिया. नो फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है. सबसे पहला, रॉ मटेरियल अमाउंटिंग टू 80,000 रुपीज इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम बिहार. रॉ मटेरियल किधर था, ये देखो, 3.5 लाख. 3.5 लाख में से 80,000 रुपीज उन्होंने किधर से लिया है, बिहार से लिया है, मतलब इस पे आईजीएसटी लगेगा. ओके सर.
1.5 lakhs is imported from China. 1.5 lakhs is imported from China, मतलब 80,000 तो बिहार से लिया, उस पे IGST लगेगा। 1.5 लाख तो उसने क्या किया, इंपोर्ट किया चाइना से, मतलब 80,000 बिहार से, 1.5 lakhs चाइना से, ठीक है, इंपोर्ट किया। सो उन्होंने क्या लिखा है, बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 15,000 रुपीज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज दिया है, एंड इंटीग्रेटेड टैक्स दैट इज IGST भी दिया है उन्होंने, दैट इज 29,970, करेक्ट है। नाउ एक चीज समझना, 29,970 जो भी इंपोर्ट के टाइम पे मैंने जीएसटी पे किया था दोस्तों, याद रखना कभी भी मैं कस्टम इंपोर्ट के टाइम पे जो भी जीएसटी पे करता हूं, मैं जीएसटी अथॉरिटीज को कभी पे नहीं करता हूं, आई ऑलवेज पे द जीएसटी टू द कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम अथॉरिटीज को जीएसटी पे करता हूं बिकॉज जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एंड दैट्स व्हाई। अब तुम लोगों ने कस्टम्स में भी देखा होगा कि कस्टम्स के साथ साथ आईजीएसटी चार्ज होता है, वो मैं कस्टम अथॉरिटीज को पे करता हूं, और जो कस्टम अथॉरिटीज को जीएसटी पे करता हूं ना, उसका मुझे क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है। ओके, नाउ ये मुझे बोलना है कि मेरे कभी भी आउटवर्ड टैक्स में, मेरे कभी भी आउटवर्ड टैक्स में इंपोर्ट का जीएसटी नहीं आएगा। इंपोर्ट में जो जीएसटी, इंपोर्ट के टाइम गुड्स इंपोर्ट किए, जीएसटी आया, मैं कभी आउट जीएसटी के आउटवर्ड टैक्स में नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज मैं किधर किसको किसको जाके पे करता हूं, वो जीएसटी अथॉरिटीज को नहीं, कस्टम अथॉरिटीज को। बट उसका मुझे क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस। तो ये कभी भी, भले मेरा ये लाइबिलिटी है 2 पॉइंट जो भी 29,970, मेरा लाइबिलिटी कभी भी जीएसटी कंप्यूटेशन में नहीं आएगा, मेरे कस्टम ड्यूटी में आएगा, और मेरा उसका आईजीएसटी में आईटीसी ले सकता हूं। अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मैं आईजीएसटी का आईटीसी दोस्त ले सकता हूं, ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद रिमेनिंग रॉ मटेरियल, मतलब 3.5 टोटल था, उसमें से 80,000 बिहार से लिया, उसमें से 1.5 लाख क्या इंपोर्ट किया, जो भी रिमेनिंग है वो वेस्ट बंगाल से लिया है, मतलब उस पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। आउट ऑफ सच रॉ मटेरियल वर्थ 30,000 इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मां कसम इस पे भी क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज वो क्या है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया हुआ है, तो उसने तो जीएसटी चार्ज नहीं किया होगा, बराबर। द रिमेनिंग रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, सुपर, बाकी का किधर से लाया, रजिस्टर्ड सप्लायर से लेके आया। सो मतलब 3.5 lakhs माइनस 80,000 माइनस 1.5 lakhs विल गिव यू द वेस्ट बंगाल का ये क्या सप्लाई, ठीक है, मतलब इंटरेस्टेड, उसमें से भी 30,000 क्या है, अनरजिस्टर्ड से है, तो मुझे क्या रहेगा मेरे पास, रजिस्टर्ड सप्लाई से वेस्ट बंगाल से लिया हुआ, ठीक है, ये भी डन है। फर्दर रॉ मटेरियल वर्थ 5,000 rupees purchased from registered supplier located in West Bengal has been destroyed due to seepage problem in the factory and could not be used in the manufacturing process. Section number 17(5), that is blocked ITC, blocked credit, specifically says that अगर तुम्हारा कुछ भी इनवर्ट सप्लाई हुआ है गुड्स का, वो अगर लॉस्ट हुआ, डिस्ट्रॉयड हुआ, देन इन दैट केस हम लोग उसका आईटीसी नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 4, consumables are registered suppliers located in Kolkata include diesel worth 0.25 lakhs। मतलब कंज्यूमेबल जो है ना, कंज्यूमेबल्स फॉर रनिंग द जनरेटर एंड फैक्ट्री, कंज्यूमेबल जो है ऊपर किधर है, कंज्यूमेबल्स ये देखो 1.25 lakhs, 1.25 लाख जो है उसमें से 25,000 रुपीज जो है वो क्या है, डीजल के, तो डीजल पे तो कभी जीएसटी लगता ही नहीं है, तो 25,000 पे तो जीएसटी कभी लगा ही नहीं होगा, कहने से 1 लाख पे जीएसटी लगा होगा सिर्फ इसमें से, तो सिर्फ 1 लाख पे मैं आईटीसी ले लूंगा, ये भी ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कंप्राइज 0.60 lakhs, मतलब 60,000 rupees paid to GTA in Kolkata and 0.10 lakhs paid to horse pulled carts। सर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस किधर है, ये देखो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 70,000 रुपीज के है, उसपे से 60,000 रुपीज जो है वो मैंने इनवर्ट सप्लाई लिया था 60,000 फ्रॉम जीटीए, और उसने कितना जीएसटी भरा है, जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द सर्विसेज ऑफ जीटीए 5%, मतलब ये आरसीएम में फॉल होता है, ये किधर फॉल होता है, आरसीएम में फॉल होता है, और जब भी कोई भी चीज आरसीएम में फॉल होती है उस पर टैक्स मुझे देना पड़ता है, इसका मतलब मुझे मेरे टैक्स में ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये मुझे पेमेंट करना है, और ये जब भी पेमेंट करूंगा तभी मैं कौन सा भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। सिंस आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ दिस इन द करंट मंथ इटसेल्फ यू कैन गेट द आईटीसी ऑफ दैट, in the current month itself you can claim the ITC for that, right? So मतलब मेरे टेबल नंबर 2 में भी आएगा और टेबल नंबर 3 में भी आएगा, पर जब ये टेबल नंबर 3 में आएगा तभी मैं आईटीसी यूटिलाइज नहीं करूंगा। अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो ये मेरा सॉर्ट हो गया किसका, 0.6 lakhs का। नाउ सर व्हाट अबाउट 0.10 lakhs पेड टू हॉर्स पुल्ड कार्ट्स? अभी बात को समझो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बात है, बराबर है। अभी एग्जाम्पशंस का चैप्टर याद करो, एग्जाम्पशंस के चैप्टर में लिखा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू कुरियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू जीटीए,
इस पे टैक्सेबिलिटी डाला है उन्होंने। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू एनी अदर मोड होगा, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी नहीं लगता है, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंड इसकी वजह से ये 0.10 लाख पे कभी जीएसटी चार्ज किया ही नहीं होगा, बिकॉज इस पे क्या है, जीएसटी नहीं लगता है। सो कहने से सिर्फ 0.60 लाख पे 5% जीएसटी होगा और वो मुझे आईटीसी में आएगा, 2 और 3 दोनों में आएगा एक्चुअली, बराबर। तो ये भी सॉर्ट हो गया। Life insurance policies for specified employees have been taken by the company to fulfill a statutory obligation. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इसके वजह से जो ऊपर हम लोगों ने क्रॉस किया था कि नहीं मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा। प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ये मुझे आईटीसी मिल जाएगा प्रीमियम वाला, ठीक है। उसके बाद ऑडिट फीस पेड टू मेसर्स गोयल एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इसका आईटीसी मिल जाएगा, मिल जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस पर्टेन टू बिल्स फॉर लैंडलाइन फोन इंस्टॉल्ड एट द फैक्ट्री एंड मोबाइल फोन्स गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर ऑफिशियल यूज एंड रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाएगा। बाद में बैंक चार्जेस आर टुवर्ड्स कंपनीज करंट अकाउंट मेंटेन विद द प्राइवेट सेक्टर, वेस्ट बंगाल, वापस सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाएगा। ब्रेकअप ऑफ सेल्स इज एज अंडर, मतलब आईजीएसटी मतलब इंटर है कि इंट्रा, इसकी वजह से सेल्स दिया इन वेस्ट बंगाल 7 लाख, सेल्स इन अदर देन वेस्ट बंगाल 3 लाख एंड एक्सपोर्ट अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज 5 लाख। इस पे तो जीएसटी नहीं आएगा, एक्सपोर्ट जिस पे किया उस पे, बराबर है। तो सिर्फ किस पे आएगा, 7 लाख एंड 3 लाख पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑलरेडी दे दिया है, तो अभी मैं तुम लोगों के सामने एक आंसर प्रेजेंट करूंगा। तो देखो, ये है अपना कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, परफेक्ट है। उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, यू हैव टू मेक 3 टेबल्स। टेबल नंबर 1 विल बी आउटवर्ड सप्लाई, टेबल नंबर 2 विल बी डिटेल्स ऑफ आईटीसी एंड टेबल नंबर 3 विल बी नेट जीएसटी लाइबिलिटी, बराबर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटी। सबसे पहले हम लोग आउटवर्ड सप्लाई का बात करते हैं, किधर किधर 1 लिखा था, एक ही जगह 1 लिखा था, अगर याद होगा तो सेल्स का। तो कहने से सेल्स में 2-3 पार्ट्स है। सबसे पहला सेल्स जो है वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो कहने से सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 7 लाख पे। तो इधर जाओ और मैं दिखाता तुम लोगों को, वेस्ट बंगाल पे सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा 63,000 एंड 63,000। कैसे आया, रेट कितना दिया है देखो, रेट दिया है 9%, 9% एंड 18%। तो मैं क्या करूंगा, सीधा 7 लाख ले लूंगा और इस पे 0.09% कम्स टू 63,000 एंड 63,000 डाल दिया, बराबर। यू कैन कीप द कैलसीज विथ यू, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई अदर देन स्टेट्स इन वेस्ट बंगाल कितना है, 3 लाख रुपीस। ये भी हो गया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट बाद में समझेगा कि कुछ बाकी नहीं है। 3 लाख, सो कहने से 3 लाख जो है वो आईजीएसटी लगेगा, 3 लाख पे 18%, बराबर। एक्सपोर्ट पे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो दिस इज ऑल्सो डन, एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलो, तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई इतना ही है दोस्त, कुछ नहीं है और। अभी आ जाओ इनवर्ट सप्लाई पे। इनवर्ट सप्लाई पे मेन उन्होंने खेल खेला है पूरा रॉ मटेरियल पे ही खेला है, बाकी तो सब कुछ सिंपल है। रॉ मटेरियल पे कैन आई से दैट 80,000 रुपीज जो है, जो बिहार से लिया उस पे आईजीएसटी लगेगा। तो 80,000 पे आईजीएसटी लगेगा, तो क्या आएगा 80,000 रुपए। ओके, सबसे पहले मैंने आईटीसी के ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए भाई, कि मेरे ये ओपनिंग बैलेंसेस है 9,000, 15,000, 8,000। सर किधर लिखा है ये देखो नीचे, उन्होंने ओपनिंग बैलेंसेस दिए, किधर दिया रे, हाँ ये देखो ओपनिंग बैलेंस 15 आईजीएसटी पहले, मतलब 9,000, 15,000 and 8,000, 9, 15 and 8, 9, 15 and 8, करेक्ट। प्लस मैंने लिखा रॉ मटेरियल, बिहार से जो लिया था उस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, आईजीएसटी का जीएसटी डाल दिया। चाइना से जो लिया था 29,970 था, उसका मुझे आईटीसी मिलता है, तो वो भी इधर डाल दिया। उसके बाद वेस्ट बंगाल से मैंने कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया था 30,000 रुपीज का, जिसके मुझे आईटीसी नहीं मिलने वाला है, इसकी वजह से मैंने डैश 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 कर दिया, बराबर। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन से 90,000 था, रजिस्टर्ड पर्सन से 90,000 था, बट 90,000 मतलब क्या, माइनस करके 3.5 माइनस बिहार का, माइनस चाइना का, माइनस अनरजिस्टर्ड पर्सन का, बचता है 90,000। जो भी 90,000 बचा था उसमें से भी 5,000 रुपीज का क्या हुआ था, डैमेज हुआ था, या हाँ डैमेज हुआ था, इसके वजह से वो भी -5,000 किया, करेक्ट है, डिस्ट्रॉय हुआ था, सॉरी। तो 85,000 पे मैं जीएसटी कंप्यूट करूंगा, सिंस इट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल ओनली, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग जाएगा, दैट इज 7650, करेक्ट है, 7650 एंड 7650, परफेक्ट है। तो ये रॉ मटेरियल एकदम फटाफट एकदम हो गया अपना। उसके बाद कंज्यूमेबल्स का बात करते हैं, अदर देन डीजल क्या था, अभी डीजल पे तो मिलता नहीं है, अदर देन डीजल कितना था देख, 1 लाख था ना, तो 1 लाख पे कितना जीएसटी लगेगा, 9%, 9%। सो 1 लाख पे जीएसटी 9,000 एंड 9,000, 1 लाख मतलब 1,25,000 था, 25,000 डीजल का था, तो डीजल पे तो कुछ नहीं आएगा, बराबर। ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ एक ही आएगा, कौन सा आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, सिर्फ एक, दैट इज जीटीए। जो जीटीए का था हम लोग इधर लिख दिया जीटीए का,
अभी जीटीए का इंट्रा था कि इंटर था, वो एक बार देख लेते। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देखो, ये कोलकाता का था, तो मैं भी कोलकाता, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने वाला भी कोलकाता, मतलब दोनों प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर दोनों कोलकाता का है, इसकी वजह से इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था, इसकी वजह से मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा। और वो भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी इंटर था कि इंट्रा था, वो देख ले एक बार। ये देखो, इस रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, तो वो भी इंट्रा था। ऑडिट का क्या है, इंटर है कि इंट्रा है, ये भी वेस्ट बंगाल का है, वो ये भी इंट्रा हो जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस का क्या है, ये भी वेस्ट बंगाल है, तो भी वो भी इंट्रा हो जाएगा। तो ये सब कुछ इंट्रा ही है। ऑडिट फीस, टेलीफोन एंड बैंक चार्जेस भी इंट्रा है क्या? हाँ, बैंक चार्जेस भी इंट्रा है, देखो वेस्ट बंगाल का है। सो तीनों इंटर आ जाएगा। सो मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली मुझे मिलेगा 53,370, 55,650 एंड 48,650, ऐसे मुझे अमाउंट्स मिल जाएंगे मेरे आईटीसी के। बराबर, तो मेरे पास आउटवर्ड के अमाउंट्स है। और मुझे याद रखना एक चीज, जीटीए जो है वो आरसीएम के बेसिस पे है, तो मुझे उधर जाके टैक्स भी देना है। ठीक है, तो मेरे पास आउटवर्ड का इन्फॉर्मेशन है, इनवर्ड का इन्फॉर्मेशन है, तभी अभी याद रखना, ये मेरा मानना है। सबसे पहले आईजीएसटी लिखो, उसके बाद सीजीएसटी लिखो, उसके बाद एसजीएसटी लिखो। आई विल गिव यू द रीजन फॉर दैट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज राइट विद आईजीएसटी, स्टार्ट विद आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, अभी हम लोग टेबल नंबर 3 पे आते हैं। टेबल नंबर 3 पे देयर आर 3 पार्ट्स। नंबर 1, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, दिस विल रिमेन कॉमन। सबसे पहले यू स्टार्ट विद जो जो आरसीएम है ना वो पे कर दे, जो जो आरसीएम है वो पे कर दे। ठीक है, तो आरसीएम सप्लाईज कौन सा है, सिर्फ एक ही है ना, जीटीए का। ऊपर देखना 1500 एंड 1500, ये आईटीसी क्यों मिल रहा है, बिकॉज मैं आउटवर्ड में पे कर रहा हूं 1500 एंड 1500। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? तो ये इसके अगेंस्ट में कौन सा भी आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा, इसके अगेंस्ट बोल रहा हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी आउटवर्ड टैक्स का बात करते हैं। इधर जो भी अमाउंट्स आए हैं वो सीधा आउटवर्ड टैक्स में इधर लेके आओ, 54, 63, 63। अभी क्या करना है मालूम है तुम लोगों को, माइनस करना है आईटीसी। अभी आईटीसी के केस में 3 पॉइंट यू विल राइट, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऐसे लिख दो। और उसके सामने उसके बैलेंसेस लिख दो, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, 3 लाइंस में, भले 3 लाइन जाने दो। अभी क्या करोगे, सबसे पहला किसका हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आईजीएसटी का आईटीसी लेंगे। तो ये आईटीसी ले लो, और हम लोग सबसे पहले आईजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर देंगे। सो कहने से पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा आईजीएसटी के अगेंस्ट। बराबर, डू यू हैव एनी आईजीएसटी लेफ्ट? नो। सो यूल गो टू सीजीएसटी। सीजीएसटी में जाने के बाद कहने से सीजीएसटी पूरा का पूरा मेरे सीजीएसटी के पहले, सीजीएसटी के साथ पहले एडजस्ट हो जाएगा। यस। डू यू हैव एनी सीजीएसटी लेफ्ट? नो। उसके बाद 48,000 रुपीज जो बाकी है, 48,650 जो मेरा बाकी है आईटीसी, एसजीएसटी का, तो मैं क्या करूंगा, एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करूंगा। सो वो कितना कितना माइनस करूंगा, ये तो मेरा कुछ भी आईटीसी बाकी नहीं है, तो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड एज सच नहीं होगा। बराबर, तो मैं सिर्फ क्या करना है, टैक्स आइडेंटिफाई करना है 630 का। 8850 कैसे आया, 1500 प्लस 63 माइनस 55,650। बराबर, इसमें भी 1500 प्लस 63 माइनस 48,650, तो ये कितना है, 15,850। एकदम मस्त। तो ये तेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड का। एकदम मस्त, नो प्रॉब्लम। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फटाफट, एंड वी विल गो टू, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलो, सुखदेव करके देयर इज वन क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग फुल फोकस करेंगे सुखदेव पे। ठीक है, सुखदेव इज अ माइनिंग इंजीनियर। सुखदेव इज अ माइनिंग इंजीनियर, ही हैज क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट। अभी क्या करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करके हम लोग डालते जाएंगे अपने चार्ट में। ठीक है, सुखदेव इज अ माइनिंग इंजीनियर, ही हैज क्रॉस्ड द turn threshold limit for registration under GST law and is duly registered in the state of Maharashtra। ये भाई इंपॉर्टेंट है, तुम लोग किधर रजिस्टर्ड हो। He effects the following transactions in the month of March 29 and wants you to compute the tax payable in cash. He has filed a bond or LUT to claim the benefits from zero rated supplies। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, एक एक चीज आराम से क्रैक करते हैं। सुखदेव बीइंग एन operating member in mining and exploration services at Mumbai High has provided certain services to the JV in which he is also a participant. He believes that the consideration received from the JV is cost petroleum and not taxable। अभी क्या हो रहा है, मैं तुम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इधर थोड़ा फोकस करना। ये सुखदेव का मैंने आंसर लिखा है, मैं तुम लोगों को इधर कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज इधर देख लेना। क्या है, देयर इज वन गवर्नमेंट हियर। गवर्नमेंट क्या करता है, उनके माइनिंग राइट जो है ना वो जॉइंट वेंचर को दे देता है। अभी वो माइनिंग करना चालू करते हैं। अभी माइनिंग करने के लिए जॉइंट वेंचर को कॉस्ट लगा है 20 लाख रुपीस का। बराबर, अभी
जो भी माइनिंग करके जो भी उनको पैसा मिलेगा, माइनिंग करने के बाद जो सेल होगा, सेल से जो भी पैसा मिलेगा, तो जॉइंट वेंचर के हाथ में जितना कॉस्ट उन्होंने इनकर किया था, वो जो पैसा उनको मिलेगा ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं? कॉस्ट पेट्रोलियम। जेवी ने कितना खर्चा किया था? 20 लाख। 20 लाख तक जो जेवी को पैसा मिलेगा ना बेच के, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पेट्रोलियम। तो जेवी के लिए जो कॉस्ट पेट्रोलियम, उसमें जीएसटी लगना चाहिए क्या? नहीं, वो तो कॉस्ट ही था मेरा एक्चुअली, वही मैंने रिकवर किया अभी, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो जेवी के लिए जो भी जो भी पैसा आएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट, वो कॉस्ट पेट्रोलियम माना जाएगा, और कॉस्ट पेट्रोलियम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर जीएसटी। बट इधर पॉइंट क्या है? इधर उन्होंने बोला है भाई जेवी को मिला पैसा, और जेवी ने बाद में ये पर्सन को कुछ पैसा दे दिया। क्या दिया? देखो, हैज प्रोवाइडेड सर्टेन सर्विसेज टू जेवी in which he is also participant. He believes that the consideration received from JV is cost petroleum. तो दोस्तों ये देखो, जब भी जेवी से कुछ मिलता है ना, वो कॉस्ट पेट्रोलियम नहीं है। जेवी से जो मिलता है वो नॉर्मल कॉम्पेंसेशन है। तो ये जो पैसा मिला है ये पर्सन को, ये कभी भी कॉस्ट पेट्रोलियम नहीं माना जाएगा। एंड इसके वजह से ये सुखदेव के लिए जो भी पैसा जेवी से मिलेगा, वो डेफिनेटली क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? सो ये जो है ना दोस्त, ये टैक्सेबल डेफिनेटली होने वाला है। उसको भले लगे नॉट टैक्सेबल, पर ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो अपने बुक में ये कहने से नंबर 1 में जाएगा, टेबल नंबर 1। तो टेबल नंबर 1 में वी विल गो एंड वी विल सी दिस कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज गिवन टू जेवी। और ये मैं महाराष्ट्र का हूं, और ये भी मुंबई हाई बोला है ना, तो मतलब महाराष्ट्र, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ओके सर, जीएसटी रेट कितना है देख लो एक बार। जीएसटी रेट है सप्लाई ऑफ सर्विस का इट इज 18%, एंड सप्लाई ऑफ गुड्स का इट इज 5%। गुड्स का इट इज 5। ठीक है, तो ये सर्विस था, इसके वजह से हम लोग अभी कंप्यूट करेंगे 9% एंड 9%। तो इधर अपना 9% 9% आ जाएगा। आई विल जस्ट हाईलाइट दिस सो दैट अपना हो गया, ऐसे समझेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पॉइंट। ही हैज परचेज सर्टेन मशीनरी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू रेंडर सर्विसेज टू द जेवी एट मुंबई है। क्या हुआ? उसने उसने क्या किया? ही हैज परचेज सर्टेन मशीनरी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। उसने मशीनरी परचेज किया। एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट किधर था? 1 में। सेकंड पॉइंट किधर होगा? मशीनरी परचेज किया दूसरे स्टेट से। कहना है इस पे आईटीसी मिल जाएगा। यस, आईटीसी मिल जाएगा ना। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ही हैज ऑब्टेन्ड लीगल ओपिनियन फ्रॉम अ लोकल फर्म ऑफ एडवोकेट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द जेवी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट। लीगल ओपिनियन लिया, कहने से ये भी पॉइंट नंबर 2 में आएगा, बिकॉज ये लीगल ओपिनियन लिया, पर इसके अंदर आएगा आरसीएम। आरसीएम आया मतलब भाई और बहनों समझो, ये पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट टेबल नंबर 2 एंड टेबल नंबर 3 दोनों में आएगा। Correct? He has obtained accommodation from the state government to locate his office close to the seashore. अभी उसने क्या किया? अकोमोडेशन लिया स्टेट गवर्नमेंट से। याद करो एग्जम्पशन चैप्टर। एग्जम्पशन चैप्टर में बोला है कि इफ देर इज एनी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट टू द रजिस्टर्ड पर्सन, उस पर जीएसटी लगता है, वो भी आरसीएम के अंदर जीएसटी लगता है। तो इस पे भी आरसीएम के अंदर मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, और ये भी 2 एंड 3 में आ जाएगा। Now, he gets a portion of petroleum silt as a part of compensation while exploring the petroleum reserves in the Bombay High, which as per the contract with the government is part of cost petroleum. Yes, अगर उसको कुछ पैसा मिला होगा, अगर उसको कुछ पैसा मिला होगा ना पेट्रोलियम सिल्ट का, तो वो कॉस्ट पेट्रोलियम माना जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। पर जेवी के थ्रू जो पैसा मिला है उसको, वो उसका कॉस्ट पेट्रोलियम नहीं है। फॉर जेवी इट विल बी कॉस्ट पेट्रोलियम, पर ये पर्सन को कॉस्ट पेट्रोलियम उसको हम लोग नहीं मानेंगे। अगर इसको कुछ पेट्रोलियम सिल्ट का पैसा मिला होगा, इन दैट केस उसको डेफिनेटली हम कॉस्ट पेट्रोलियम मानेंगे, एंड दैट्स व्हाई कॉस्ट पेट्रोलियम पे देयर इज नो जीएसटी। परफेक्ट। ही सेल्स द पेट्रोलियम सिल्ट टू एसईजेड डेवलपर इन मुंबई, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज एसईजेड डेवलपर को दिया है तो नो जीएसटी। कंसिडरेशन इज रिसीव्ड टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स विच अकॉर्डिंग टू सुखदेव इज नॉट लायबल टू जीएसटी। अरे सुखदेव को लगे कुछ भी कि जीएसटी नहीं लगता है, पर टेनेंसी राइट ट्रांसफर करने में तो जीएसटी लगता है। तो सोचो सप्लाई चैप्टर उन्होंने कितना यूज किया इसमें। तो बेसिकली इस पे जीएसटी लगता है, तो ये जाएगा नंबर 1 में। On violation of the terms in production sharing agreement, Sukhdev has paid liquidated damages to the government. मतलब गवर्नमेंट कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा था,
ये सुखदेव ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट कर दिया, इसकी वजह से उसने लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किए। नाउ ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस गवर्नमेंट है ना, इसकी वजह से गवर्नमेंट को पे किया, तो गवर्नमेंट जो भी सर्विस देता है वो क्या होता है, एक्चुअली इट इज नॉट टैक्सेबल। इसकी वजह से लिक्विडेटेड डैमेज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, तो इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने सर्विस दिया हुआ था इसकी वजह से। राइट, परफेक्ट। उसके बाद बहुत अच्छा पॉइंट, ही हैज बीन असाइंड द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ओके, इसके पहले ये अभी 1 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं, उसका नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एक बार। ही हैज सोल्ड सेल्फ फैब्रिकेटेड मशीनरी थ्रू इज एजेंट इन मुंबई दैट हैज बीन यूज्ड फॉर 2 years and the value of which is not available in the open market. The agent sells it immediately to an unrelated customer in Mumbai. एक मिनट, क्या किया उसने? उसने मशीनरी बेचा थ्रू एन एजेंट। याद करो, अगर एजेंट के थ्रू बेचा होगा तो रूल नंबर कौन सा लगता है? रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 के हिसाब से तुम्हारा अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल होगा, एक रूल नंबर 29 में क्या बोला है, अगर तुम लोग ने अगर एजेंट के थ्रू सेल किया होगा, देन इन दैट केस रूल नंबर 29 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई किया जाएगा। रूल नंबर 29 में स्पेसिफिकली लिखा है ओपन मार्केट वैल्यू देखो, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस उसका 90% देखो ऑफ द मार्केट वैल्यू, मतलब ऑफ द वैल्यू विच इज अवेलेबल। सो देखो, he has sold the amount, he has sold a self-fabricated machinery through his agent that has been used for 2 years, the value of which is not available in the open market, and the agent sells it immediately। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 10 lakhs। 10 lakhs का कितना परसेंट माना जाएगा? 90% विल बी कंसिडर्ड एज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। कस्टमर को कितने बेचा? 10 lakhs पे। 10 lakhs में अगर एजेंट ने कस्टमर को बेचा होगा तो उसका 90% जो है वी विल कंसिडर एज आर वैल्यू। तो इसकी वजह से कहने से मैंने जो एजेंट को ट्रांसफर किया, एजेंट के थ्रू ट्रांसफर किया था, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई में 9 lakhs आएगा, इसके 9 lakhs आएगा। राइट, सो 9 lakhs आएगा, तो ये मुंबई का है, इसकी वजह से मैं भी महाराष्ट्र का हूँ, इसकी वजह से क्या माना जाएगा, ये इंट्रा स्टेट, और 9 lakhs पे जीएसटी लग जाएगा। नहीं, कितना, ये गुड्स है ना, गुड्स के केस में 5%। नंबर 1। ओके, एक बार आउटवर्ड सप्लाई देखते हैं। आउटवर्ड सप्लाई में हम लोग ने क्या क्या देखा? सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज में सबसे पहले आएगा सुखदेव को जो पैसा मिला है जेवी से। सो हम लोग ने ये देख लिया ऑलरेडी कि सुखदेव को जो जेवी से पैसा मिला है वो आ जाएगा। उसके बाद उसको जो खुद पैसा मिला था ना पेट्रोलियम सिल्ट का, उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, कॉस्ट पेट्रोलियम करके, तो इसके लिए हम लोग ने क्या कर दिया, नील नील नील। ठीक है, उसके बाद वन किधर था, वन किधर था, वन किधर था? देखो, ही सेल्स पेट्रोलियम सिल्ट, पॉइंट नंबर एफ देखो, पॉइंट नंबर एफ, ही सेल्स पेट्रोलियम सिल्ट टू एसईजेड डेवलपर, ये भी नील आएगा, नील नील नील, एसईजेड डेवलपर का। उसके बाद वन किधर है? टेनेंसी राइट है, टेनेंसी राइट पे तो टैक्स लगेगा, सो 8 lakhs पे टैक्स लगेगा 18%, और वो इंटर है कि इंट्रा? इंटर है कि इंट्रा टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट विच अकॉर्डिंग टू सुखदेव इज नॉट लायबल टू जीएसटी एज इट हैज सफर्ड स्टैंप ड्यूटी। सो assuming it to be intra, इस पे जीएसटी कितना लगेगा? 9% एंड 9%, सो इट विल बी 72,000 एंड 72,000। ठीक है, उसके बाद लिक्विडेटेड डैमेजेस का कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आउटवर्ड सिर्फ एक ही आएगा, दैट इज थ्रू एजेंट जो मैंने सप्लाई किया था, वो कितना आएगा? 10 lakhs का 90% कम्स टू 9 lakhs, और 9 lakhs पे हम लोग गुड्स का 5% है इसके वजह से, और दोनों मुंबई में, महाराष्ट्र में, इसकी वजह से इंट्रा स्टेट लगेगा। सो 9 lakhs पे 2.5 एंड 2.5 कितना आएगा? आंसर देख लो, इट विल बी 22,500, 22,500। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं ईआरसीसी का। सर ये क्या है ईआरसीसी? देखो, ईआरसीसी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं तुम लोगों को। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईआरसीसी। ईआरसीसी क्या है? एक्सेस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट कलेक्टर। ठीक है, अभी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ईआरसीसी इज एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अभी देखो, ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूं प्लीज सब लोग ध्यान देना, ईआरसीसी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देयर इज वन गवर्नमेंट हियर, बराबर, एंड देयर इज वन माइनिंग ऑपरेटर हियर। ये गवर्नमेंट ने क्या किया? ये गवर्नमेंट ने माइनिंग ऑपरेटर को माइनिंग राइट्स दे दिए। ये गवर्नमेंट ने माइनिंग ऑपरेटर को माइनिंग राइट्स दे दिए। ये माइनिंग ऑपरेटर क्या करता है? ये गवर्नमेंट को कुछ फिक्स्ड रेंट पे करता है,
फिक्स्ड रेंट, और अलॉन्ग विद दैट रॉयल्टी पे करता है। एंड रॉयल्टी सक्सेस बेस्ड, मतलब जितना एक्सट्रैक्शन होगा उसकी बेसिस पे रॉयल्टी पे होता है, ठीक है। अभी होता क्या है ना कि गवर्नमेंट को फिक्स्ड रेंट मिल रहा है, पर यार रॉयल्टी का गवर्नमेंट बोल रहा है यार जितना रॉयल्टी मतलब जितना एक्सट्रैक्शन होगा उसके बेसिस पे वो भाई पे करेगा मुझे। तो गवर्नमेंट को ना क्या चाहिए ना, गवर्नमेंट डज नॉट वांट दिस हेडेक। गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन आई डोंट वांट दिस हेडेक, आई नीड अ फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम समवन अबाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रॉयल्टी। इसके वजह से गवर्नमेंट अपॉइंट करता है ईआरसीसी को। कौन है ईआरसीसी? एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, राइट। सो वो बेसिकली ईआरसीसी को कॉन्टैक्ट करेगा, ईआरसीसी को बोलेगा भाई देख, देयर इज वन माइनिंग ऑपरेटर रॉयल्टी पे करने वाला है, मुझे अभी 45 लाख की जरूरत है, मुझे ना ये सब में नहीं पढ़ना है कि कितना रॉयल्टी मिलेगा, क्या वेरिएबल बेसिस पे नहीं रहना है, आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 45 लाख। तो ईआरसीसी से 45 लाख मांग लेगा, और ईआरसीसी को बोलेगा भाई देख, इसमें से 40 लाख भी मिल सकता है या एक 1 करोड़ 40 लाख भी मिल सकता है, इस पे बिजनेस तो है। तो ईआरसीसी रिस्क लेके 45 लाख का स्ट्रेट पेमेंट गवर्नमेंट को कर लेता है, बराबर है। और अभी इट इज ईआरसीसी लुकआउट टू रिसीव द रॉयल्टी फ्रॉम द माइनिंग ऑपरेटर। द क्वेश्चन कम्स, ये जो ईआरसीसी गवर्नमेंट को पे करता है उस पे जीएसटी लगता है क्या? इस पे जीएसटी नहीं लगता है, क्यों? बिकॉज ये जो माइनिंग ऑपरेटर ईआरसीसी को पे करता है इस पे जीएसटी लग जाता है। सर क्यों ऐसा? अरे भाई, अगर माइनिंग ऑपरेटर गवर्नमेंट को देता पैसा तो उस पे जीएसटी लगता क्या? यस, जीएसटी लगता। तो यही चीज जब वो ईआरसीसी को दे रहा तो जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? तो जीएसटी लगेगा। सो जब ये गवर्नमेंट को देता है तभी जीएसटी लगता है। तो यही चीज जब अभी ईआरसीसी को दे रहा है इस पे भी जीएसटी लग जाएगा, एकदम बराबर। तो सिंस इस पे जीएसटी लग रहा है, इसकी वजह से ईआरसीसी जब भी गवर्नमेंट को पे करता है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, एकदम बराबर। बिकॉज यही तो अमाउंट है, वो जो पैसा इधर से इधर मिल रहा है यही तो अमाउंट एक्चुअली ईआरसीसी गवर्नमेंट को दे रहा है, पर उससे पहले दे रहा है, दैट्स इट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, कभी कभी माइनिंग ऑपरेटर से, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑपरेटर जो है, हम लोग किसके एग्जामेशन का बात कर रहे हैं? 45 लाख के एग्जाम हो जाएगा। अभी देखो, कभी कभी माइनिंग ऑपरेटर 50 लाख का रॉयल्टी ईआरसीसी को दे देता है, 50 लाख, ठीक है। तो 50 लाख का किया होगा तो माइनिंग ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये जो 50 लाख है उस पे जीएसटी पे करे टू द गवर्नमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो माइनिंग ऑपरेटर क्या करेगा, 50 लाख पे करते करते इस पे जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को जाके पे करेगा 50 लाख का। एंड सिंस माइनिंग ऑपरेटर हैज पेड द जीएसटी टू द गवर्नमेंट ऑन 50 लाख, ईआरसीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी जीएसटी ऑन दिस ट्रांजैक्शन। एंड सिंस 50 लाख पे जीएसटी भर दिया है तो इसकी वजह से 45 लाख इज गेटिंग कवर्ड इन 50 लाख, इसकी वजह से 45 लाख पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर। एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, ठीक है। अभी प्रॉब्लम किधर आता है, अगर माइनिंग ऑपरेटर ने पे किया सिर्फ 40 लाख रॉयल्टी, तो माइनिंग ऑपरेटर 40 लाख पे जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बराबर है, ओके। प्रॉब्लम ये है इसने तो सिर्फ 40 लाख से पे किया ईआरसीसी को, तो इसकी वजह से 40 लाख पे तो माइनिंग ऑपरेटर ने पे कर दिया जीएसटी, बट इसमें एग्जामेशन कितने का दिया है? 45 लाख का दिया है। डोंट यू थिंक 5 लाख का जीएसटी अब तक गया नहीं है? वो 5 लाख का जीएसटी माइनिंग ऑपरेटर से लेंगे क्या? माइनिंग ऑपरेटर पे करेगा क्या? नहीं, बिकॉज वो 40 लाख का ही पेमेंट कर रहा है। तो इसकी वजह से जितना भी शॉर्टफॉल हो रहा है ना 5 लाख रुपीस का, जितना भी शॉर्टफॉल हो रहा है ना 5 लाख रुपीस का, वो 5 लाख रुपीस का शॉर्टफॉल ईआरसीसी को पे करना पड़ेगा। मतलब 5 लाख पे जीएसटी ईआरसीसी को पे करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये पूरे ट्रांजैक्शन में हु इज अ सप्लायर एंड हु इज अ रेसिपिएंट? द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट इज अ रेसिपिएंट, मतलब कहने से ईआरसीसी इज अ रेसिपिएंट। तो ईआरसीसी को 5 लाख पे जीएसटी भरना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो 40 lakhs के केस में माइनिंग ऑपरेटर विल पे द जीएसटी ऑन 40 lakh rupees only under 40 lakh rupees only under RCM. Now ERCC to pay the GST on the shortfall of 5 lakh rupees under RCM. RCM मतलब ये ट्रांजैक्शन का RCM, राइट, अंडरस्टैंडिंग। तो ये ईआरसीसी 5 लाख का आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगा। सो अभी मेरे पॉइंट पे आता हूं, अभी तुम लोगों के पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। ही हैज बीन असाइंड द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज ईआरसीसी। He has noticed that the mining leaseholders have short paid 2 lakh rupees as IGST from what had been exempted to him under the assignment. तो शॉर्टफॉल अपने एग्जांपल में 5 lakhs का था, इधर कितना है? 2 lakhs का है। मतलब ये भी टेबल नंबर 2 में आएगा एंड टेबल नंबर 3 में आएगा आरसीएम के अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।
एकदम परफेक्ट है। ओके, चलो तो ये आएगा टेबल नंबर 2 एंड टेबल नंबर 3 में। और नीचे क्या दिखा है उन्होंने, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं टैक्सेस के, मतलब सीजी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अपना तो हो गया है करके, फर्स्ट तो हो चुका था ना करके, फर्स्ट टेबल। अभी हम लोग सेकंड टेबल पे आते हैं, आईटीसी पे। आईटीसी पे ओपनिंग जीएसटी लिख दिया, ये भी ओपनिंग जीएसटी इधर लिख दिया, सेम पॉइंट आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी के कॉलम्स में। ठीक है, सबसे पहले अभी देखेंगे पॉइंट नंबर 2 किधर किधर लिखा है। पॉइंट नंबर 2 लिखा है पहले, सबसे पहले इधर लिखा है परचेस ऑफ मशीनरी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। 6 लाख पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। कितना जीएसटी लगेगा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स था तो 5% का जीएसटी लग जाएगा। सो मशीनरी पे 5% का 6 लाख पे जीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी लगेगा बिकॉज दूसरे स्टेट के था, दैट इज 30,000। सर्विसेज फ्रॉम एन एडवोकेट, एडवोकेट का सर्विस लिया था, उस पर जीएसटी कुछ था क्या लिखा हुआ, बराबर है, तो 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज पे जीएसटी कितना लगेगा, सर्विस है तो सर्विस पे इधर लगता है 18%। और वो किधर से सर्विस लिया था एडवोकेट का, लीगल ओपिनियन फ्रॉम लोकल फॉर्म ऑफ, तो विद इन द सेम स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा इसमें। सो 1 लाख रुपीज पे 9% एंड 9%, दैट इज 9,000 एंड 9,000। ठीक है, और भी कुछ है क्या पॉइंट 2 में, यस पॉइंट 2 में है, दैट इज ऑब्टेन्ड अकोमोडेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ये भी क्या है, टू लोकेट द ऑफिस क्लोज टू द सी शोर, तो ये भी क्या लगेगा, विद इन द सेम स्टेट है, इसकी वजह से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना अमाउंट है, अमाउंट इज 2 lakhs। क्या मैंने लिया है, सर्विस लिया है, मतलब 9,000 मतलब बेसिकली 1880। ठीक है, और जो ईआरसीसी, ओके और कुछ है क्या, पॉइंट 2 में कुछ नहीं था, बराबर है, बाद बाद में सीधा था पॉइंट नंबर दिस, दैट इज ईआरसीसी का शॉर्टफॉल। ईआरसीसी का शॉर्टफॉल कितना है, देखो 2 lakhs एज आईजीएसटी बोला है उन्होंने, सीधा जीएसटी दे दिया। सो सीधा तुम लोग क्या करोगे, इधर आके लिख दोगे 2 lakhs। सो टोटल आईटीसी कितना बना, टोटल आईटीसी बिकेम 2,90,000, 2 लाख सॉरी 2,90,000, 45,000 एंड 39,000। सो मेरा टोटल आईटीसी बन गया। अभी मैं तीसरा पॉइंट करूंगा, दैट इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में सबसे पहले ऊपर आरसीएम के सप्लाईज कौन से लिखूंगा, सबसे पहले एडवोकेट, दूसरा बात आता है इमोबल प्रॉपर्टी, और तीसरा बात आता है ईआरसीसी। ये तीनों पॉइंट्स में उधर लिख दूंगा, तीनों पॉइंट्स में उधर लिख दूंगा। सो देखो सर्विसेज ऑफ एन एडवोकेट उधर जो जो लिखा था उधर लिख दिया, तो इस पे तो मेरे ये तो जीएसटी भरना ही है। अभी हम लोग आउटवर्ड सप्लाई का ये देखेंगे, आईजीएसटी तो कुछ है नहीं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 202,500 202,500 लिख दिया, चलो 202,500 202,500 लिख दिया। ठीक है, माइनस करूंगा आईटीसी, आईटीसी के लिए ये लूंगा 290 45 एंड 39। ठीक है, तो मैं किधर लिखूंगा ये देखो, माइनस आईटीसी करके 290 45 एंड 39। ओके, अभी सबसे पहले, अभी हम लोगों को मालूम है कि आईजीएसटी का आईटीसी है मेरे पास, सबसे पहले मैं आईजीएसटी का आउटवर्ड के अगेंस्ट यूज करूंगा, बट देर इज नो आउटवर्ड ऑफ आईजीएसटी। सर इसके अगेंस्ट, अरे इसके अगेंस्ट नहीं ना, आरसीएम है ये तो कुछ है नहीं आउटवर्ड, इसके वजह से 290 जो है आई कैन यूज इट एनीवेयर बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नो कहने से मैं किसी के भी अगेंस्ट कर सकता हूँ, यस तो मैं हाफ ऑफ कर देता हूँ। 145 तुम लोग कौन से भी प्रपोर्शन में कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने हाफ ऑफ कर दिया। नाउ आई डोंट हैव एनी आईजीएसटी, नाउ यू कम टू सीजीएसटी, सीजीएसटी 45 है तो सीजीएसटी के अगेंस्ट में सीजीएसटी आउटवर्ड कर दूंगा। ठीक है, बाद में एसजीएसटी का 39 भी इधर यूज कर दूंगा, तो मेरे पास आउटवर्ड कितना बाकी है, मतलब पेमेंट करने के लिए क्या होगा, इन कैश 2 लाख रुपीज, बाद में 27 प्लस 202 माइनस दिस आई विल गेट 39,500, एंड ये भी ऐड करके आई विल गेट 45,500। सो ये मेरा आंसर बन जाएगा आउट जीएसटी लाइबिलिटी का, टोटल जीएसटी लाइबिलिटी। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डिड वी डू दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अच्छे से करना, और एक बार तुम लोग देखना, एक बार रफ में सॉल्व करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेनली क्या है वो ईआरसीसी का पॉइंट है। ठीक है, ओके, सो आई होप तुम लोगों को दो तीन पॉइंट जो इधर अलग थे वो तुम लोगों को समझे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, मिस्टर ऋषि वाला अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। मिस्टर ऋषि इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, चलो ये भी महाराष्ट्र का है। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020। इस उन्होंने आउटवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन दिया है एंड इनवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन दिया है, नो वरीज नो वरीज। पॉइंट 6 अपने लिखा है ना, ठीक है, चलो
सप्लाइड कंप्यूटर्स, मतलब उसने क्या आउटवर्ड सप्लाई किया, सप्लाइड कंप्यूटर्स विच वर परचेस्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, उसने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कंप्यूटर सप्लाई किया था, वो उसने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन टू हिज ब्रदर इन लॉ इन रांची। ब्रदर इन लॉ को उसने सप्लाई किया है विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन अगर तुम लोग ने एक रिलेटेड पार्टी को बेचा होगा तो वो डीम्ड सप्लाई माना जाता है, बराबर। बट पॉइंट ऐसा है कि विदाउट कंसिडरेशन जो भी दिया है वो मेरा रिलेटिव को नहीं दिया है, बिकॉज रिलेटिव के डेफिनेशन में फैमिली का डेफिनेशन आता है, और फैमिली के डेफिनेशन में सिर्फ उन्होंने बोला स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, सिर्फ इतने ही लोग हैं। इसकी वजह से ब्रदर इन लॉ नहीं आता है, इसकी वजह से वो रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन दिया होगा, देन इन दैट केस सप्लाई के डेफिनेशन में ही नहीं आएगा, इसकी वजह से इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर इस पे तो, सर इसने क्या किया, उसने पहले प्रोडक्ट लिया, कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर लेने के बाद उसने विदाउट कंसिडरेशन दे दिया सर। 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1 में हम लोग ने पढ़ा था कि विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर किया होगा तो हम लोग उसको सप्लाई मान लेंगे, भले वो रिलेटेड को नहीं किया होगा पर ट्रांसफर तो किया ना। बट उस पे भी एक कंडीशन था कि तुम लोग ने इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी लेना चाहिए। अगर इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी लिया होगा तो ही वो विदाउट कंसिडरेशन बेचा है तो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। पर इधर तुम लोग देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, विच वर परचेस्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब इनवर्ड सप्लाई पे उसने जीएसटी ही पे नहीं किया, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी। वो उसने अगर विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है तो वो ट्रांसफर के भी पॉइंट में नहीं आएगा, एंड जो हम लोग ने और एक पार्टी दिया था दैट इज रिलेटेड पार्टी को दिया वो भी नहीं आएगा, राइट। तो इस पे देयर विल नॉट बी एनी जीएसटी। छोटा सा पॉइंट है, मे बी हम लोग सोचेंगे भी नहीं ये पॉइंट तक कि यार अनरजिस्टर्ड से लिया था ये, तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों कौन से भी साइड से हम लोग नहीं अटक रहे, ठीक है। ओके, दूसरा, सप्लाइड अ कंसाइनमेंट ऑफ 10 लैपटॉप्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब जो होगा वो इंट्रा होगा, एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन बीइंग जेडेक्स कंप्यूटर्स ऑफ तमिलनाडु। एक मिनट, ये बिल टू शिप टू का सीन है। बिल टू शिप टू में किसके बोलने पे मैंने सप्लाई दूसरे को किया, जेडेक्स का। वो जेडेक्स किधर लोकेटेड है, तमिलनाडु, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तमिलनाडु। मैं किधर का, महाराष्ट्र का। दिस विल बी कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट, सो टेबल नंबर 1 में ही आएगा पर आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। Provided stock counting service to Messrs XY Impex registered with GST in the state of Gujarat, where as the place where the stock counting was carried out was at the godown located in Mumbai. Place of supply क्या माना जाएगा, जिधर काउंटिंग हुआ, that is मुंबई। मैं किधर का, महाराष्ट्र का। किधर हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई, महाराष्ट्र, इसकी वजह से इट विल बी इंट्रा स्टेट। सो ये भी क्या माना जाएगा, नंबर 1, और इस पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये इंट्रा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखते आगे। प्रोवाइडेड रेंटिंग सर्विस ऑफ हिज सर्विस अपार्टमेंट इन मुंबई एट अ डेली रेंट ऑफ 1500 फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, सो डेफिनेटली इस पे जीएसटी लगेगा, और ये भी पॉइंट नंबर 1 में आ जाएगा, करेक्ट। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एपेक्स फाइनेंस लिमिटेड ऑन एनबीएफसी लोकेटेड इन दिल्ली। मैंने रिकवरी एजेंट का सर्विस दिया है, मैंने अगर रिकवरी एजेंट का सर्विस दिया है, दिस फॉल्स अंडर आरसीएम, मतलब आरसीएम आउटवर्ड, आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई, ये इनवर्ड नहीं है, तो मुझे जीएसटी एज सच पे करने का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं, बराबर है, ठीक है। तो ये बिक के लिए तो आउटवर्ड में मेरे नहीं आएगा, बराबर। एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द मंथ फॉर फ्यूचर इंट्रास्टेट सप्लाई। नाउ फ्यूचर इंट्रास्टेट सप्लाई का एडवांस मिला है, मुझे किसका एडवांस मिला है, मुझे गुड्स का मिला है कि सर्विस का मिला है, अब तक मालूम नहीं, तो अब तक हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई, अभी आईटीसी में टेबल नंबर 2 के लिए बोला है। इंपोर्टेड कंप्यूटर एक्सेसरीज फ्रॉम कोरिया and the goods landed in Mumbai port and reached at his registered premises on 31/1/2020, ठीक है, कोरिया से कुछ इंपोर्ट किया था, अगर आया तो पॉइंट नंबर 2 में आएगा। Availed GTA services on Speed Trans of Kolkata with regard to the transport of traded goods where the rate of GST is 2.5 and IGST 5, ठीक है। पॉइंट इज कि मेरा इनवर्ड सप्लाई हुआ है जीटीए का, कहना है आरसीएम लगेगा इस पे, आरसीएम इनवर्ड, और इसके वजह से मुझे टेबल नंबर 2 एंड टेबल नंबर 3 दोनों में डालना पड़ेगा, correct. Apart from the above, received 15 invoices involving IGST of 1 lakh during the current month, ठीक है। ये भी किधर आएगा, पॉइंट नंबर 2 में आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं। Turnover for the previous financial year was 21 lakhs, very good. He had availed services in an interstate transaction with a taxable value of 4 lakh rupees, ठीक है, and the tax rate of 18%. This transaction was liable to tax under reverse charge, okay. पेमेंट फॉर द सेम, मतलब जो भी इनवर्ट सप्लाई हुआ था उसका पेमेंट किया
पेमेंट वॉज नॉट मेड टिल द करंट मंथ, मतलब आज पे किया मैंने, आज पे किया. ओवर ड्यू फॉर 181 days as at 1/1/2020. However, the tax due under the said transaction was paid to the government and credit availed in the month of transaction itself. मतलब मैंने क्या किया, मेरा जो इनवर्ड सप्लाई था, अभी तुम लोगों को याद होगा आईटीसी के चैप्टर में 180 डेज का कॉन्सेप्ट है. 180 डेज मतलब मैंने इनवर्ड सप्लाई लिया है, मैंने उसका उस सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, बट स्टिल आई कैन क्लेम द आईटीसी ऑन दैट. स्टिल आई कैन क्लेम द आईटीसी ऑन दैट. मैंने आईटीसी ले लिया और उसका यूटिलाइजेशन भी कर दिया. बट इसका पीछे कंडीशन रहता है कि अगर मुझे उसका आईटीसी चाहिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू द सप्लायर, तो भी मुझे आईटीसी चाहिए, तो आई नीड टू मेक अ पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस के 180 डेज के अंदर पेमेंट करना चाहिए. अगर मैंने विद इन 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो जो भी मैंने आईटीसी लिया था वो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब एड टू आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी. नाउ कैन आई से उसने 181 के 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, ओवर ड्यू फॉर 181 डेज. यस, इसके वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली वैसे देखा तो जो भी आईटीसी लिया था 4 लाख पे 18%, वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस 180 days condition is not applicable to 2 points. Number one, if you are providing RCM supplies, and number two, if it is a supply without consideration. इस पर 180 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब रिवर्सल इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन was liable to tax under reverse charge, and that's why 180 days का कंडीशन ही मुझे नहीं लगेगा, मतलब रिवर्सल का तो बात ही नहीं है. जीएसटी का आईटीसी मैंने ऑलरेडी ले लिया है, रिवर्सल नहीं करना है, जीएसटी का आईटीसी ऑलरेडी ले लिया है, सो देयर इज नथिंग टू बी डन विद दिस पार्ट. सिर्फ इसका एक धमाकेदार वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा. जो भी तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग से जो भी है वो सब कुछ लिख सकते हो. 180 डेज एक्सप्लेन करो, 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है, नहीं किया तो रिवर्स करो, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू आरसीएम. ठीक है, तो ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 कुछ नहीं करना है, पॉइंट 2 है बेसिकली. ठीक है, आउट ऑफ 15 इनवॉइसेस, कुछ था ना ऊपर, देखना ऊपर 15 इनवॉइसेस मिले थे. आउट ऑफ 15 इनवॉइसेस, ओनली 12 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग आईजीएसटी of 95,000 were uploaded by the suppliers in GSTR1. ऐसा कैसा चलेगा रे दीदी, आईजीएसटी 95,000 के ही सिर्फ इनवॉइसेस अपलोड हुए, तो मुझे पॉइंट टेबल नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ 95,000 का ही आईजीएसटी मिल जाएगा टेबल नंबर 2 में. ठीक है, he had sent goods valued 1 lakh rupees to his job worker in the state of Kerala, who further processed the said goods and made direct supply from Kerala to a buyer in the state of Maharashtra. इन दिस केस बात को समझो, ये क्या है, ये भी सप्लाई ही है. सप्लाई के केस में कैन आई से दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स. यस, फॉर मी इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम, मैं किधर का हूं, महाराष्ट्र का हूं ना. हाँ, मैं महाराष्ट्र का हूं, किधर सप्लाई हो रहा है, वो भी एक महाराष्ट्र में ही हो रहा है. अभी वो भले केरला का होगा, जिधर गुड्स का डेस्टिनेशन है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ना, बराबर. इन दिस केस ये जो सप्लाई मेरा और वो बायर का हो रहा है, बायर का जॉब वर्कर का नहीं, बायर का, वो तो इंट्रास्टेट है, इसकी वजह से इस पे लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. तो ये किधर जाएगा, टेबल नंबर 1 में जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, बिकॉज दिस वाज एडिशनल इंफॉर्मेशन ना, मतलब ऊपर इंक्लूडेड नहीं होगा ये. आउट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई 5 lakhs related to supply of goods and the rest related to service. क्या बोला उन्होंने, आउट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई, जो ऊपर था ना, कितना था रे वो, 9 लाख रुपीस का फ्यूचर एडवांस रिसीट था, उसमें से 5 lakhs रिलेटेड टू द गुड्स है एंड रेस्ट आर रिलेटेड टू सर्विस. अभी टाइम ऑफ सप्लाई याद करो, टाइम ऑफ सप्लाई में तुम लोगों को याद होगा, तो गुड्स एंड सर्विस ऐसे दो अलग अलग पार्ट्स थे. गुड्स के केस में एक नोटिफिकेशन आया, ओके ओके गुड, छोड़ नोटिफिकेशन छोड़ दे. गुड्स के केस में क्या फॉर्मूला है, अगर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा, देन इन दैट केस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, whichever is earlier. एक तीसरा पॉइंट था डेट ऑफ पेमेंट, पर ये निकाल दिया उन्होंने ड्यू टू रूल नोटिफिकेशन नंबर 662017. ये उन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया नॉर्मल स्कीम के लिए, बराबर, पेमेंट निकाल दिया. सो कहने से पेमेंट कभी मिलता है, इट डज नॉट मैटर टू पे द जीएसटी. तो एडवांस पेमेंट भले गुड्स के केस में मिला होगा, तो कहने से बेसिस दिस फॉर्मूला मुझे भले एडवांस पेमेंट मिले, इसका तो फर्क ही नहीं पड़ता है मुझे. तो जीएसटी का कुछ भी लायबिलिटी एडवांस में गुड्स के केस में नहीं आएगा. बट अगर मैंने सर्विसेज का बात किया, तो सर्विसेज में भी दो पार्ट थे, आरसीएम एफसीएम. तो मैं एफसीएम का पहले बात करता हूँ. तो देखते हैं कि whether the invoice has been raised within the time limit or no, right? If the answer is yes and if the answer is no,
If invoice has been raised within the time limit, then in that case इधर था date of invoice and date of payment whichever is earlier, and अगर no होगा तो इधर था provision of service and date of payment whichever is earlier. So can I say ये सर्विस के केस में मैटर करेगा भाई पेमेंट मिला है वो, मतलब एडवांस पेमेंट पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा इन केस ऑफ सर्विस एज पर टाइम ऑफ सप्लाई, बट गुड्स के केस में एज पर टाइम ऑफ सप्लाई रूल्स आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स. अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए होता तो ये लगता, पर अभी कॉम्पोजिशन नहीं है, इसके वजह से ये रूल ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा. इसके वजह से गुड्स के केस में, मतलब इधर कितने एडवांस मिला है मुझे 5 लाख रिलेटेड टू गुड्स है, इस पे कुछ भी जीएसटी नहीं लगेगा. एंड रेस्ट जो है ओके कितना टोटल बोला था मैंने 9 लाख, 9 लाख में से 5 लाख गुड्स पे है, मतलब सिर्फ 4 लाख रुपीज पे मुझे क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर्विसेज का जो पार्ट है उस पे, और वो भी क्या है, इंट्रा है, इंट्रा स्टेट है. बराबर, तो ये भी मैं 1 में ही लिखता हूं. ठीक है, बाद में रेट्स दिए हैं एंड ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ दिस फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन, कंप्यूट करो. ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते लिखना. ये मॉक टेस्ट पेपर में आया था क्वेश्चन. ओके सर, इतना सब किया, अभी हाउ टू स्टार्ट कुछ नहीं, ऊपर जो 1 2 3 4 लिखा है उसके हिसाब से डालना चालू कर. अभी देखो इधर आता है ऋषि पे, आते हैं ऋषि पे. सबसे पहला टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 पे क्या लिखा है, कुछ आउटवर्ड सप्लाई है क्या, ये है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया था विदाउट कंसिडरेशन, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. ये देखो लिखा है मैंने, सप्लाई टू ब्रदर इन लॉ फॉर विदाउट कंसिडरेशन, ही इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, ही इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, इसके वजह से विदाउट कंसिडरेशन दिया, नो जीएसटी. एकदम परफेक्ट, पॉइंट 2 पे आओ. ये भी है, सप्लाइड कंसाइनमेंट ऑफ 10 लैपटॉप्स तमिलनाडु में दिया, सो 6 लाख रुपीज पे आईजीएसटी लगेगा. और कितना है वो, 18 है, 18 है. तो हम लोग आएंगे इधर और इधर लिखेंगे सप्लाई टू एनकेन कंपनी, नहीं सॉरी, एनकेन कंपनी, एक सेकंड, ये ऋषि है ना, हाँ एनकेन कंपनी बराबर, यही है एनकेन कंपनी. सो 6 लाख पे क्या लगेगा, इंटर स्टेट लगेगा, सो 18%, सो आईजीएसटी लगेगा इस पे. बराबर, ओके, क्योंकि बिल टू शिफ्ट हुआ है. उसके बाद प्रोवाइडेड स्टॉक काउंटिंग सर्विस, इस पे क्या लगेगा, मुंबई में दिया है, मतलब आईजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी लगेगा. सो 80,000 पे 9%, 9%. तो देखो स्टॉक काउंटिंग सर्विस इंट्रा स्टेट 9%, 9%. ठीक है, उसके बाद हम लोग ने 1 किधर देखा था, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ सर्विस, रेंटिंग सर्विस, जो 30,000 पे मुंबई में दिया ना, तो इसकी वजह से सीजीएसटी एसजीएसटी किधर गया देख, सर्विस अपार्टमेंट ऑन रेंट, सीजीएसटी एसजीएसटी. ठीक है, सो बेसिकली अपना पॉइंट नंबर 1 क्रैक करके हो गया. देखो ना, पॉइंट नंबर 1 हुआ, पॉइंट नंबर 2 हुआ, पॉइंट नंबर 3 हुआ, पॉइंट नंबर 4 हुआ. पॉइंट नंबर 5 में आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई, इसके वजह से तो कुछ भी इसका ट्रीटमेंट नहीं आएगा. देखो आरसीएम सप्लाईज है, सो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं आएगा. ओके, ये भी ठीक है. एडवांस रिसीव्ड के केस में सर्विसेज का बात करेंगे अभी. सर्विसेज इंट्रा स्टेट है, इसकी वजह से इस पे जीएसटी लग जाएगा 9%, 9%, कितना 4 लाख था ना. सो रिकवरी एजेंट, ठीक है, एडवांस रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, उसमें 9 लाख माइनस 5 लाख किया, दैट इज 4 लाख, एंड 4 लाख पे लगा 9% एंड 9%. करेक्ट एकदम, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा इधर का कंप्लीट हुआ. और एक था ना 1, देखो ना ये सब 2 to 2 है. 1 किधर है, ये देखिए इधर है, वो 1 लाख रुपीज का भेजा था ना जॉब वर्कर के थ्रू, तो उस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा बोला था मैंने, बिकॉज वो महाराष्ट्र में डिलीवर हो रहा है. सो इस पे सप्लाई थ्रू जॉब वर्कर, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ टर्मिनेशन, दैट इज महाराष्ट्र. सो 1 लाख पे 9%, 9%. बराबर, ये मेरा कंप्लीट हुआ आउटवर्ड का जो जो चीज था वो. अभी हम लोग इनवर्ड का बात करते हैं. ओके, जो जो हुआ उस पे वापस मैं टिक करता हूँ. ये देख के हो गया है, ये देख के हो गया है, और पॉइंट नंबर 4 देख के हो गया, और पॉइंट नंबर 5 भी देख के हुआ है. बराबर एकदम ओके. अभी इनवर्ट सप्लाई का बात करते हैं. इनवर्ट सप्लाई पॉइंट नंबर 2 में आता है, इंपोर्टेड कंप्यूटर एक्सेसरीज फ्रॉम कोरिया एंड द गुड्स लैंडेड इन मुंबई पोर्ट रीच्ड एट हिज रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस ऑन 31/1/2020. अभी देखो आईजीएसटी में जाता है. कैन आई से दैट इंपोर्ट ऑफ एक्सेसरीज फ्रॉम कोरिया पे आईजीएसटी लगेगा, राइट, परफेक्ट एकदम.
और आईजीएसटी लगेगा, वो आईजीएसटी समझ 18% लगता है, तो 18% किधर आएगा, 90,000। मैंने तुम लोगों को बोला था ये अमाउंट जो है इंपोर्ट के टाइम पे जो भी पेमेंट होगा वो मेरे आउटवर्ड में नहीं आएगा, मेरे आउटवर्ड में नहीं आएगा, बिकॉज मैं जीएसटी अथॉरिटीज को पेमेंट नहीं करता हूँ, मैं कस्टम अथॉरिटीज को पेमेंट करता हूँ। इसकी वजह से 90,000 का पेमेंट मैं कस्टम अथॉरिटीज को करूंगा, पर वो जीएसटी का था ना, इसकी वजह से मुझे आईटीसी मिल जाएगा। अंडरस्टैंड, आरसीएम लगेगा, मुझे समझा कि मुझे पेमेंट करना है, पर मैं 90,000 का पेमेंट जीएसटी अथॉरिटीज को नहीं करूंगा। मैं थोड़ा इस पे रिपीटेटिवली बोल रहा हूँ बिकॉज तुम लोगों को समझे कि क्या है ये, राइट? ओके, ये 90,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। ये तो कंप्लीट हुआ, तो ये मैंने लिख दिया। दूसरा, अवेल्ड जीटीए सर्विस, ये भी आरसीएम है दोस्त, बराबर। तो आरसीएम के केस में 1 लाख पे 2.5, 2.5 ये कोलकाता का है, सॉरी। तो आईजीएसटी लगेगा 5%, 1 लाख पे 5% मतलब 5,000, ये भी 5,000, करेक्ट है। ये भी डन हो गया, तो मैं इधर भी टिक कर लेता हूँ। Apart from the above, received 15 invoices involving IGST of 1 lakh during the current month. Apart from the above, received 15 invoices involving IGST of 1 lakh during the current month. इसमें हम लोगों ने पॉइंट देखा था नीचे, याद है? कुछ 15 में से सिर्फ 12 इनवॉइस अपलोड किए थे, मतलब कहने से आईजीएसटी का 95,000 का ही सिर्फ मिलेगा। तो इधर आके लिखता हूँ 95,000। सो टोटल कितना बन गया मेरा? टोटल आईटीसी आईजीएसटी का बन गया 1,90,000। बाकी कुछ था ही नहीं। देखो अभी कुछ बाकी है क्या इनवर्ड में? ये भी पॉइंट नंबर 3 हुआ। नीचे तो रेट्स दिए, तो 6% इधर, ये भी हो गया। बाकी तो कुछ बाकी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम इनवॉइसेस का भी हो गया। देखो एक बार, एवरीथिंग इज डन। नाउ सीधा क्या करो, सीधा सर आईटीएस आईजीएसटी का आईटीसी है वो से यूटिलाइज करना चालू करो। रुको, यू आर मिसिंग वन पॉइंट। रुको जरा, वी आर मिसिंग वन पॉइंट। सर विच पॉइंट इज दैट? देखो हम लोग ने क्या किया है दोस्त, हम लोग ने किया है, किधर गया है वो सर्विस? हाँ, पॉइंट नंबर 5 देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज अच्छे से देखना। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एपेक्स लिमिटेड लोकेटेड इन दिल्ली। सर इसमें क्या है? आरसीएम आउटवर्ड है, इसमें क्या है? अभी देखो आईटीसी में उन्होंने बोला था कि अगर तुम लोग रिकवरी सर्विस, मतलब जो आरसीएम का आउटवर्ड सर्विस दे रहे हो, आरसीएम का आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हो, तो उसको हम लोग एग्जम्प्ट सप्लाई ट्रीट करेंगे। उसको हम लोग एग्जम्प्ट सप्लाई ट्रीट करेंगे। अगर उसको हम लोग ने एग्जम्प्ट सप्लाई ट्रीट किया, इसका मतलब जो भी मेरा इनवर्ड सप्लाई हो रहा है वो क्या है दोस्त? कॉमन क्रेडिट बन जाएगा, वो कॉमन क्रेडिट। सर ये क्या बोल रहे हैं सर? ये देखो, ये है मेरे नोट्स ऑन रूल नंबर 42। 1 पेज में पूरा रूल नंबर 42 एक्सप्लेन किया है मैंने। अभी इसमें व्हाट इज एग्जेम्प्ट टर्नओवर, व्हाट इज एग्जेम्प्ट टर्नओवर, अभी इनका तो अलग ही दुनिया है भाई। रूल नंबर 42 में इनका अलग ही दुनिया चल रहा है कि व्हाट इज एग्जेम्प्ट टर्नओवर। हम बताएंगे क्या होता है एग्जेम्प्ट टर्नओवर। अभी एग्जेम्प्ट टर्नओवर मतलब क्या? जो तूने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया वो तो आ ही जाएगा, जो आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई किया वो भी आ जाएगा, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन विच ड्यूटी हैज बीन पेड वो भी आ जाएगा, और अगर सिक्योरिटीज बेचे होंगे तो 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन वो भी क्या माना जाएगा? एग्जाम टर्नओवर में माना जाएगा। सो कैन आई से आई एम हैविंग दिस आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई? यस, मतलब मैं टैक्सेबल सप्लाई भी दे रहा हूँ, एग्जाम टैक्सेबल टर्नओवर भी है और एग्जाम टर्नओवर भी है। तो भाई और बहनों, इधर बात को समझो कि ये कॉमन क्रेडिट बन गया, ये कॉमन क्रेडिट बन गया। इसके वजह से कौन सा कॉमन क्रेडिट बन गया? इधर जो हम लोग आईटीसी कंप्यूट किया ना, चल भाई फटाफट, ये देखो 1,90,000 इज अ कॉमन क्रेडिट, और वो हम लोगों को बैफरकेट करना पड़ेगा एग्जाम टर्नओवर एंड अपॉन टोटल टर्नओवर। मुझे एक चीज बताओ, इसमें एग्जाम टर्नओवर कितना है? अभी एग्जाम टर्नओवर तो अभी डिस्कस किया ना हम लोग ने। एग्जाम टर्नओवर कितना आएगा? एग्जाम टर्नओवर वाज 2 लाख रुपीज। एक मिनट, हाँ। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सिचुएशन। एग्जाम टर्नओवर 2 लाख रुपीज, बराबर, रिकवरी एजेंट हाईलाइट किया है वो, और बाकी सब टर्नओवर्स क्या माने जाएंगे? बाकी सब टर्नओवर्स तुम्हारा टोटल टर्नओवर में माना जाएगा। सो टोटल टर्नओवर, ओके, एग्जाम टर्न, ओके, तो क्या आएगा? कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। तो कैन आई से 1,90,000, ये तो क्लियर है सबका? कॉमन क्रेडिट इनटू 2 lakhs, ये भी क्लियर है। अभी 19,20,000 कैसे, 19,10,000 कैसे आया टोटल टर्नओवर? ये देखो अभी 19,10,000 में ये तो नहीं आएगा, बराबर। 6 lakhs आएगा, यस। 6 lakhs प्लस 80,000 आएगा कि नहीं आएगा?
ये भी आएगा। उसके बाद 30,000 आएगा, आएगा। उसके बाद 2 lakhs आएगा, आएगा। टोटल टर्नओवर है ना, 2 lakhs भी आएगा। ये बन गया कितना, 9,10,000। इसके ऊपर एडवांस लिया था, यस, टोटल टर्नओवर में तो सब कुछ आएगा, प्लस 9 lakhs, कितना बनेगा, 18,10,000। सो इधर, और हाँ, और एक चीज, वो जॉब वर्कर का था, जॉब वर्कर का 1 लाख रुपया, जॉब वर्कर के थ्रू भेजा था ना दूसरे को, 1 लाख रुपया, वो मत भूलना, वो भी आएगा। वो टोटल कितना बन जाएगा, 19,10,000, बराबर। सो 1,90,000 इंटू 2 lakhs अपॉन 90,10,000, जो भी अमाउंट आएगा, विच दिस विल बी टूवर्ड्स, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टूवर्ड्स एग्जाम सप्लाई ऑफ 2 lakhs। इसके वजह से ये हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, एंड आई विल गेट द आईटीसी ऑफ 170,105। अगर ये तुम लोग ने नहीं किया, मिस आउट किया पॉइंट, दिस वाज एन हिडन एडजस्टमेंट, अगर ये मिस आउट किया, देन इन दैट केस तुम लोगों का आंसर गलत जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन द एग्जाम दैट मेरा पॉइंट जो है वो इसमें किधर फॉलो हो रहा है, क्या एग्जाम सप्लाई, आउटवर्ड आरसीएम सप्लाई, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे भी क्वेश्चन करने वाले अभी हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे। कुछ आरसीएम सप्लाईज है क्या, देखो एक बार, आरसीएम सप्लाईज ऊपर जाके देखो, आरसीएम सप्लाईज है क्या, यस, आरसीएम सप्लाई है 5,000। सर ये भी है ना, मैं बोला अभी 90,000 इधर इधर आउटवर्ड में नहीं आएगा, पर मैंने जीएसटी तो पे किया है किधर, कस्टम अथॉरिटीज को, तो ये सिर्फ 5,000 आएगा। सो 5,000 का आरसीएम सप्लाईज कंसिडर कर, ठीक है। उसके बाद आउटवर्ड टैक्स का पूरा क्या है, 10,800, 54,900, 54,900। सो 10,800 नहीं, 1,08,000, सॉरी। सो 1,08,000 लूंगा, इधर आऊंगा, आउटवर्ड टैक्स में लिख दूंगा 1,08,000, 54,900, 54,900। इसके बाद मैंने क्या बोला था, माइनस आईटीसी करके तीनों लिख दो, माइनस आईटीसी में तीनों लिख दिया, तो इसमें तो एक ही है सिर्फ आईजीएसटी, तो मैं क्या करूंगा, आईजीएसटी पहले 170 का यूटिलाइज कर दूंगा 108 के अगेंस्ट, बराबर। और जो भी बाकी है, मेरा ऑप्शन है, मैं किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करूं, सीजीएसटी या एसजीएसटी। मैंने क्या कर दिया, पूरा सीजीएसटी को जीरो कर दिया, उसके बाद बाकी बच गया एसजीएसटी। बस तुम लोगों को हाफ ऑफ करना है, हाफ ऑफ करो, जो करने का करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आंसर आएगा, बेसिकली अल्टीमेटली फाइनल आंसर शुड मैच। सो इधर 5,000 तो पे करना ही है, वो तो आ गया, इधर कुछ भी पे नहीं करना है, और इधर जो भी बाकी का अमाउंट पे करना है वो करना है। सो दिस इज 47,695। कौन से पॉइंट्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट थे, मेरे हिसाब से एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था, दैट इज कॉमन क्रेडिट का पॉइंट, ये। बाकी सब कुछ मैनेजेबल था, मतलब इसमें ऐसा जैसे कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मेन तो वही था। और किधर एक भूल सकते हैं हम लोग, किधर मालूम है, ये जो 1 लाख रुपीज है, सॉरी किधर गया वो, जॉब वर्कर का 1 लाख, वो मिस आउट हो सकता है कभी आगे के पॉइंट्स में, जैसे मैंने अभी थोड़ा मिस्टेक किया कि मैंने वो कंसिडर नहीं किया, राइट। तो तुम लोगों को भी गलती हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ है इन केस ऑफ ऋषि। ओके, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, 3 किए ना, हाँ 3 क्वेश्चन किए। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, एंड फोर्थ क्वेश्चन अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं, अभी तुम लोगों को समझा होगा कि कैसे करना है, तो एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैश एंड क्रेडिट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद जीएसटी डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, एक काम करते हैं, ये बाद में करते हैं हम लोग, थोड़ा और अच्छे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पहले करते हैं, उसके बाद वो करते हैं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है इसके लिए। ये क्वेश्चन पे आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, राजेश सुराना, आ जाओ। एक, देखो, मिस्टर राजेश सुराना हैज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म in the state of Surana and Sons in Jaipur. ठीक है, the firm registered under GST in the state of Rajasthan manufactures 3 taxable products M and N O. ठीक है, टैक्स ऑन ओ इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, वो आउटवर्ड सप्लाई क्या है, रिवर्स चार्ज के अंदर पे होता है। बात को समझो, अगर एन का जो भी टर्नओवर होगा ना, इधर भी तुम अभी हम लोगों को चमकना चाहिए कि अगर एन का अगर टर्नओवर है, मतलब वो एग्जाम सप्लाई है, मतलब जो भी इनवर्ड सप्लाई होगा वो कॉमन क्रेडिट माना जाएगा, एन का जो होगा वो।
अंडरस्टैंडिंग? तो ये चीज याद रखना, ओके। क्योंकि एन का क्या है, आउटवर्ड रिवर्स सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है आउटवर्ड सप्लाई पे। यस, द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन दिया है, टर्नओवर ऑफ एम दिया है एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट सेल्स, दैट इज 14 lakhs। टर्नओवर ऑफ एन वैसे भी आरसीएम लगता है। टर्नओवर ऑफ ओ एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट सेल्स इज 10 lakhs। तो ये सब कुछ, ये दो किधर आएंगे, फर्स्ट वाला आएगा वन में, सेकंड आएगा ही नहीं, थर्ड वाला भी आएगा वन में, वन टेबल नंबर। Export of M with payment of IGST not eligible to avail the benefit of merchant exports under notification। मतलब उसने कुछ भी बेनिफिट नहीं लिया है, विच मीन्स उसने जीएसटी पे किया है, मतलब जीएसटी पे करना है उसको, तो ये भी वन में आएगा, राइट। एक्सपोर्ट ऑफ ओ अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब उसने जीएसटी पे नहीं किया होगा, इसकी वजह से इसमें नहीं, कुछ नहीं आएगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरिलेटेड क्लाइंट्स located in foreign countries, in all cases the consideration has been received in foreign exchange। कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अनरिलेटेड क्लाइंट्स लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज, अगर फॉरेन कंट्रीज को कंसल्टेंसी सर्विस दिए होंगे, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज बिकॉज ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, इसकी वजह से, बराबर, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस पे भी सर्विस टैक्स नहीं आएगा, ओके। सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी ऑफ 2.5 lakhs बीइंग 2% ऑफ वैल्यू, मतलब स्टैम्प ड्यूटी कितना है, 2.5 लाख, जो 2% वैल्यू का है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2% है। एंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड पोस्ट इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड बिल्डिंग वाज ऑक्यूपाइड देयर आफ्टर। नाउ बात समझो, इसमें कंसिडरेशन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद में मुझे मिला है, विच मीन्स द फ्लैट वॉज रेडी और द बिल्डिंग वॉज रेडी, देर इज नो सर्विस एलिमेंट विच इज इन्वॉल्व इन दिस, एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट्स वाई ये 1 crore 20 पे तो कुछ भी जीएसटी नहीं लगने वाला है, बराबर है, ओके। तो इस पे तो नो जीएसटी, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि आईटीसी में उन्होंने कुछ बोला है, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड करेंगे एग्जाम टर्नओवर में, आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, एंड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन विच ड्यूटी हैज बीन पेड, ये भी वो लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर में कंसिडर कर रहे हैं। नाउ कैन आई से, इधर जो वो लोग कंसिडर कर रहे हैं 2.5 lakhs बीइंग 2%, अगर मैंने ऐसे किया कि इसका वैल्यू कितना है तो कितना आएगा, अगर 2% इज 2.5 lakhs, देन व्हाट इज 100%, सो 2,50,000 इंटू 100 अपॉन 0.02, जो भी ये आंसर दिखेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर, जो भी आंसर है दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जेम्प्ट टर्नओवर। ये तेरा क्या है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर है, जो तुम लोग एक कॉमन क्रेडिट के टाइम पे याद रखोगे, ठीक है, ओके। पर इस पे कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, जीएसटी नहीं लगेगा बेसिकली, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स विद द बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, बैंकिंग सर्विस जो भी दिया है, नो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस। सेल ऑफ शेयर्स जिसका परचेज प्राइस इज 2 crore 40 lakhs, सेल ऑफ शेयर्स पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है दोस्त, पर वो एग्जेम्प्ट टर्नओवर में आ जाएगा। सर कैसे, ये देखो, इसमें सिक्योरिटीज भी आता है, और 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड एज योर एग्जेम्प्ट टर्नओवर। तो एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना माना जाएगा, तेरा जितना भी सेल हुआ है दैट इज 2.5 crore, उसका 1%, मतलब कितना, 2,50,000, ये भी एग्जेम्प्ट टर्नओवर में आ जाएगा। ठीक है, ओके। लीगल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एन एडवोकेट इन रिलेशन टू प्रोडक्ट एम, मतलब ये इनवर्ड सप्लाई हुआ आरसीएम, ये पॉइंट नंबर 2 में जाएगा, टेबल नंबर 2। कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन्ड अबव, इनपुट्स है 35 lakhs, इनपुट सर्विसेज है 15 lakhs, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ सुराना एंड सन्स payable from electronic credit ledger or electronic cash ledger as the case may be for the tax period। assume that गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी कैसे लगता है, 12% एंड 18% रिस्पेक्टिवली, गुड्स का 12 एंड सर्विसेज का 18, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे आउटवर्ड टैक्स का क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसका, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं आउटवर्ड टैक्स में, देखो, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई। सबसे पहले कहना है टर्नओवर ऑफ एम आएगा, तो ये लिख दिया, उस पर कौन सा जीएसटी लगेगा, तो एक मिनट,
अच्छा, इग्नोर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब सीधा तुम लोग जीएसटी रेट लगाओ 12 एंड 18। ठीक है, तो ये क्या है, टर्नओवर ऑफ एम है, एम एम का है, मतलब इस पे सीधा सीधा 12% जीएसटी लगा दो। करेक्ट है, 12% सीधा जीएसटी लगा दो। अभी 12% क्यों? गुड्स का, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, टैक्सेबल प्रोडक्ट्स है, ये एम एंड ओ, इसकी वजह से हम लोग ने 12% लगाया इसमें। ठीक है, सो 14 लैक्स पे 12% आएगा, तो ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट हो गया। ओ पे कुछ आएगा ही नहीं, सॉरी एन पे कुछ आएगा ही नहीं, सॉरी एन एन बिकॉज वो क्या हुआ है, रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स हुआ है, तो इसकी वजह से देयर विल नॉट बी एनी। ओ पे टैक्स आ जाएगा, जो भी है उस पे 12%। एक और एक चीज था जिसमें मैंने बोला था कि भाई ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया है इस पे जीएसटी पे करके और उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं लिया, एलयूटी के अंदर नहीं भेजा है, तो इसका मतलब 2,50,000 पे भी क्या लगेगा, जीएसटी लग जाएगा। बट दूसरा एलयूटी के अंदर भेजा है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर। अभी मैंने बोला था कि फॉरेन कंट्री में कंसल्टेंसी सर्विस दिया तो क्या होगा। अभी देखो, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज, द एक्टिविटी इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एंड इसके वजह से द प्लेस ऑफ सप्लाई इज कंसिडर्ड एज आउटसाइड इंडिया। जब आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई होता है उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता है, याद रखना। सेल ऑफ बिल्डिंग का मैं तुम लोगों को बोला था, सेल ऑफ बिल्डिंग का सिंस इट इज आउट बाद में, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में सेल हुआ है ना, इसकी वजह से इस पे जीएसटी तो नहीं लगने वाला है। ओके, पर इसका क्या दूसरा इंपैक्ट होगा उसको तुम लोगों को बता दिया है, तो सेल ऑफ बिल्डिंग पे नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने बोला था कि अगर कुछ भी इंटरेस्ट मिला होगा ऑन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स विथ अ बैंक, देन इन दैट केस अगर एफडी डिपॉजिट्स का अगर कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है, मतलब याद रखना इंटरेस्ट ऑन दाल, डी मतलब डिपॉजिट्स, ए मतलब एडवांस, ए मतलब एल मतलब लोन, उसका कुछ भी इंटरेस्ट मुझे मिलता है, इस पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेल ऑफ शेयर्स पे भी जीएसटी नहीं लगता है बिकॉज इट इज नॉट देयर इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अगर गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो आउटवर्ड इज प्रिटी सिंपल, सीधा सीधा तुम लोग क्या करोगे, सीधा सीधा 168 प्लस 120 प्लस 30 ऐड कर लोगे, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, इट कम्स टू 3,18,000, बराबर, परफेक्ट एकदम। उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं आईटीसी का, इनवर्ड सप्लाई का। इनवर्ड सप्लाई का किधर किधर टू लिखा है क्या, किधर देखो एक बार, सीधा मुझे टू दिख रहा है लीगल सर्विस का। ठीक है, तो लीगल सर्विस का टू दिख रहा है, तो डेफिनेटली इस पे जो भी जीएसटी होगा उसका आईटीसी मिल जाएगा, यस। एंड देयर इज वन मोर, कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन्ड अबव। ये तो वैल्यू है 35 लाख एंड 15 लाख। तो इसका क्या करूंगा मैं, इनपुट जो मैंने परचेस किए थे वो गुड्स थे, गुड्स का रेट इज डिफरेंट ना, गुड्स का इट इज 12%, सो 35 lakhs पे 12% इज द आईटीसी, एंड 15 lakhs पे 18% इज द आईटीसी, राइट। सो मैं क्या, सॉरी, सो मैं क्या करूंगा, आईटीसी पे आऊंगा और आईटीसी में कॉमन पहले लिख देता हूँ, चलो, कॉमन क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, ये लिख दिया। समझो इट इज 4,20,000, कैसे आया, 35 lakhs पे 12% गुड्स का, एंड इनपुट सर्विसेज का कैसे आएगा, 15 lakhs इंटू 18%, 2 lakhs, टोटल कितना बन गया मेरा, 6,90,000 बन गया। अभी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरा एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना होगा, एग्जेम्प्ट टर्नओवर। सो ये तो कॉमन क्रेडिट बन गया ना मेरा, कॉमन क्रेडिट 6,90,000। मेरा एग्जाम टर्नओवर में क्या क्या आएगा, एक मिनट, एग्जाम टर्नओवर में क्या क्या आता है सबसे पहले देख तो लेते हैं क्या होता है इसमें। एग्जाम सप्लाई नंबर वन, मेरा आउटवर्ड एग्जाम सप्लाई, मेरा आउटवर्ड एग्जाम सप्लाई नंबर वन। नंबर टू, आरसीएम आउटवर्ड सप्लाईज, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन विच ड्यूटी हैज बीन पेड, एंड सिक्योरिटीज। कहने से मेरा आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई है मेरे पास, देखो ना, हम्म, हाँ ये टर्नओवर ऑफ एन, सो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, 6 लाख तो आ ही जाएगा, बराबर है, तो आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई आ गया। दूसरा, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन विच ड्यूटी हैज बीन पेड, ऑन विच ड्यूटी हैज बीन पेड, सिर्फ मुझे 1 मिनट देना, एक ही मिनट। करेक्ट है, सो नीचे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहले मेरा रिवर्स चार्ज का पॉइंट आएगा, दैट इज 6 lakhs, बराबर, टर्नओवर ऑफ एन आएगा। उसके बाद जो था ना 2.5 lakhs पे किया एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एंड दैट 2.5 lakhs इज 2%, दैट 2.5 lakhs इज 2%, तो मेरा टोटल वैल्यू कितना आएगा,
देखो ना क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन विच ड्यूटी हैज बीन पेड, बराबर। तो मुझे बैकवर्ड कैलकुलेशन करके लाना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख इज 2%, देन व्हाट इज 100%? तो बाजू में उन्होंने कंप्यूट करके लिखा है 1 करोड़ 25 लाख, बराबर। वैल्यू ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, अभी सेल ऑफ शेयर्स के केस में ऊपर जाके देखो कितने में शेयर्स सेल हुए थे। ये देखो सेकंड लास्ट, इधर इधर दिखा रहा हूं। सेल ऑफ शेयर्स कितने हुआ था? 2 करोड़ 50 लाख रुपीज। 2 करोड़ 50 लाख रुपीज का जो सेल ऑफ शेयर्स है, 2 करोड़ 50 का 1% कंप्यूट करो, बिकॉज इधर क्या बोला है, सिक्योरिटीज 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। सो 2.5 करोड़ का 1% कंप्यूट करो। Value of sale of shares is 1% of 2.5 crores. It comes to 2,50,000, which comes out to, अभी देखो, सबसे पहले 6 lakhs, मेरा कुछ आउटवर्ड एग्जाम सप्लाई तो था नहीं, बराबर। 1 करोड़ 25 एंड 2,50,000। यूल से कि सर था ना वो बैंक का इंटरेस्ट ऑन बोरो, वो तो बैंक ने दिया हुआ सर सर्विस था, मैंने सर्विस थोड़ी दिया था कौन सा एग्जाम का, वो तो नहीं था। तो ये जब भी तीनों में ऐड करता हूँ, आई विल गेट 1 करोड़ 33,500, 1 करोड़ 33 लाख 50,000। दिस इज माई एग्जाम्ड टर्न ओवर। नाउ वॉट इज माई टैक्सेबल टर्न ओवर, वो हम लोगों को निकलना है। सो कहना से टैक्सेबल टर्न ओवर में ये सब चीजें तो आ ही जाएंगी, बराबर। तो ये सब चीजें अभी डाल देता हूँ मैं, 6 lakhs, उसके बाद 1 करोड़ 25 lakhs एंड 2,50,000। बाकी ऊपर के सब चीजें हम लोगों को दिखेंगी, दैट इज 14 lakhs 10 lakhs, ये सब कुछ ऐड करो। अभी अलग फॉन्ट में लिखता हूँ मैं, 14 lakhs, यार एक सेकंड, 14 lakhs 10 lakhs, एक्सपोर्ट का 2,50,000, बाद में एक्सपोर्ट जो किया था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर, वो 10 लाख रुपीज। सो इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा दोस्त, सब कुछ मतलब सब कुछ। 14 प्लस 10 प्लस 2.5 प्लस 20, दैट इज +20, प्लस सेल ऑफ बिल्डिंग का उधर लिख दिया हम लोग ने। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड 4 lakhs, सेल ऑफ शेयर्स का उधर हम लोग ने वो जो कंसिडर किया था वो लिख दिया। बस ये सब चीज उधर आ जाएंगी। मतलब कितना आ जाएगा मालूम है? इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा, मतलब वो छोड़ के। ठीक है, तो वो कितना आएगा देख, 14 lakhs 10 lakhs 2.5 10 20 एंड 4, तो ये 6 उधर के आ गए। सो टोटल टर्नओवर कितना बन गया? टोटल टर्नओवर इज 1 करोड़ 94 लाख। सो टोटल टर्नओवर मिल गया, एग्जाम सप्लाई का भी मिल गया। सो कॉमन क्रेडिट अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है 6,90,000, 6,90,000 इनटू 1 करोड़ 33,50,000 अपॉन 1 करोड़ 94 लाख, राइट। सो इसका मुझे एग्जाम मुझे टोटल कितना मिलेगा आंसर? माय आंसर कम्स टू 4,74,820। ये मेरा आईटीसी से माइनस, आईटीसी कॉमन क्रेडिट रिलेटेड टू एग्जाम सप्लाई बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट। सो ये देखो, कॉमन क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, मतलब जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो अभी सबसे पहले तो हम लोग पूरा ही ले लेंगे, 6,90,000 ले लेना पूरा। उसके बाद लीगल सर्विसेज यूज्ड वो भी अपना ऐड हो जाएगा। लीगल सर्विस भी ऊपर लिया था, वापस दिखाता हूँ लीगल सर्विस का पार्ट। ये देखो सेकंड लास्ट पॉइंट, लीगल सर्विसेज रिसीव्ड, वो तो आने ही वाला है। तो एक ही है और आरसीएम में, बाकी कुछ भी नहीं है, और कुछ भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिया उन्होंने। तो बेसिकली दो है, एक है कॉमन क्रेडिट 690 प्लस 63, टोटल कम्स टू 7,53,000। उसके बाद मैं कॉमन क्रेडिट रिलेटेड टू एग्जाम सप्लाई माइनस करूंगा, आई विल गेट 2,78,180। अभी 2,78,180 माइनस करूंगा फ्रॉम माई आउटवर्ड टैक्स ऑफ 3,18,000। सो बेसिकली 3,18,000 माइनस जो भी 2 लाख जो था वो माइनस करूंगा। सो क्या आएगा? 3,18,000 माइनस 278 कम्स टू एड जीएसटी पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रेजर इज 39,920, प्लस जो मुझे लीगल सर्विस पेमेंट करना है वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा, दैट इज 63,000। सो टोटल मुझे जो पेमेंट करना है वो आता है 102,820। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम मस्का, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन। सॉल्व करना ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, और समझा होगा तो ठीक है मतलब।
सही है, बढ़े आप लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 से एकदम मस्त के तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं ये सब। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है अभी। Mesas XYZ, a registered supplier, supplies the following goods and services for construction of buildings and complexes. ठीक है, ये क्या है? रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लाइज इन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या क्या सप्लाई करता है? एक्सकवेटर्स फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट अ पर आवर रेट। एक्सकवेटर्स मतलब क्या? वो जेसीबी था ना, जेसीबी की खुदाई, वो एक्सकवेटर्स बोलते हैं उसको। उसके बाद मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकवेटर्स एट अ पर डे रेट, मतलब ये भी सप्लाई करता है, वो लेबर सप्लाई करता है। सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक इवेल्युएशन एट अ सैंपल रेट, एट अ पर सैंपल रेट, ये भी ठीक है, तो ये सर्विस देता है। द एक्सकवेटर्स एंड आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट along with operators, वापस सॉरी, द एक्सकवेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट along with operators, ऑपरेटर के साथ साथ ही एक्सकवेटर्स दिए जाते हैं, सिर्फ एक्सकवेटर्स नहीं दिए जाते। सिमिलरली एक्सकवेटर ऑपरेटर्स आर सप्लाइड ओनली व्हेन द एक्सकवेटर इज हायर्ड आउट, मतलब सेपरेटली मैन पावर नहीं दिया जाएगा, एक्सकवेटर दे रहा है तो उसके साथ साथ वो मैन पावर भी वो लोग दे देंगे, राइट? इंडिपेंडेंटली नहीं देते वो लोग। ठीक है, उसके बाद मेसर्स XYZ रिसीव्स द फॉलोइंग सर्विसेज: मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर एक्सकवेटर्स एंड ये क्या है? रिसीव्ड है, मतलब इनवर्ट सप्लाई का बात कर रहे हो, बराबर। मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर एक्सकवेटर्स, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑपरेटर्स ऑफ द एक्सकवेटर्स। ठीक है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक इवेल्युएशन फॉर अ गिवन पीरियड, द रिसीट्स आर एज फॉलोज, मतलब उसने जो भी एक्सकवेटर से पैसा मिला है, द हायर चार्जेस है वो 18 लाख है। सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकवेटर्स इज 20,000, सर्विस चार्जेस आर वेरी लेस। ठीक है, सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग इज 2,50,000। द जीएसटी पेड, अभी अभी बात चलता है, वो है आईटीसी का बात चल रहा है, मतलब आगे का बात, इधर से आगे का बात आईटीसी का होगा। किसके लिए आईटीसी जीएसटी पे किया उसने? मेंटेनेंस फॉर एक्सकवेटर्स 1 लाख एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एक्सकवेटर ऑपरेटर 11,000। डू यू थिंक हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक इवैल्यूएशन इज 1 लाख, मतलब इस पे भी कितना आएगा? 1 लाख आईटीसी आ गया, जीएसटी आ गया। ठीक है, इस पे मिल जाएगा मुझे आईटीसी। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल बाय मेसर्स XYZ फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द गिवन मंथ, अज्यूम द रेट्स ऑफ जीएसटी टू बी एज अंडर: हायरिंग आउट ऑफ एक्सकवेटर्स 12% एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज एंड सॉइल टेस्टिंग जो है इट इज 18%। प्लीज इग्नोर सीजीएसटी एसजीएसटी। अभी सिंपल बात क्या है मालूम है, और ओपनिंग आईटीसी भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल बात क्या मालूम है इसमें, एक चीज समझना है तुम लोगों को, दैट आउटवर्ड सप्लाई क्या है मेरा? दो तीन तीन आउटवर्ड है, तीन इनवर्ड है, बस खेल खत्म, तेरा आंसर आ जाएगा। बट सर मुझे इस पे तो समझ में आ गया, हायर हायर चार्जेस फॉर एक्सकवेटर्स जो है, जो भी मुझे पैसा मिलेगा उस पे मुझे जीएसटी रेट जो लगेगा वो 12% का लगेगा, बराबर। सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकवेटर्स इट इज 20,000। मेनी पीपल विल थिंक कि ये जो सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज है वो 18% पे लगता है, इसकी वजह से वो 18% लगेगा, नहीं। दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई बिकॉज ऊपर उन्होंने बोला है एक्सकवेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलोंग विथ ऑपरेटर्स, इसका मतलब, और सिमिलरली एक्सकवेटर्स ऑपरेटर्स आर सप्लाइड ओनली व्हेन द एक्सकवेटर्स आर हायर्ड आउट, मतलब एक्सकवेटर्स जो है वो बेसिकली विदाउट लोग नहीं जाएंगे, और इंडिपेंडेंटली लोगों का सर्विस कभी नहीं दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग? इसके वजह से ये जो अभी तुम लोगों को समझेगा कैसे कि कौन सा प्रिंसिपल सप्लाई है, तुम लोग ये देख के समझ सकते हो कौन सा प्रिंसिपल सप्लाई है। तो हायर चार्जेस फॉर एक्सकवेटर्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, तो इसकी वजह से उसका जो जीएसटी रेट होगा वो उस पर लग जाएगा नॉट 18%। बाकी कुछ नहीं चैप्टर, बाकी कुछ नहीं है पूरे क्वेश्चन में। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो इस पे 18 पे 12%, मैन पावर के इस पे 20,000 पे 12%, तो बाकी 2,50,000 पे कितना लगेगा? 18%। तो ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। माइनस करूंगा आईटीसी, आईटीसी कितना है मेरे पास? मेंटेनेंस फॉर एक्सकवेटर्स, इस पे कितना जीएसटी पे किया होगा मैंने? 18%, फिर 12%। एक मिनट, अच्छा उन्होंने जीएसटी पे ही दिया है, जीएसटी पेड ही दिया है, ठीक है। सो 1 लाख रुपीज का जीएसटी पे किया है, हेल्थ इंश्योरेंस का मुझे वैसे भी आईटीसी नहीं मिलता है, एंड सॉइल टेस्टिंग का 1 लाख रुपीज का पेमेंट किया। अंडरस्टैंडिंग? तो बेसिकली क्या है देखो,
आउटवर्ड, सो ग्रॉस लायबिलिटी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले एक मिनट, हाँ देखो, हायर चार्जेस फॉर एक्सकवेटर्स कितना था? 18 लाख, इस पे 12% लगा, 2 लाख 16। सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर, इट इज नॉट 18%, इट इज ए 12% ओनली। तो ये अच्छा पॉइंट है, प्लीज समझना ये पॉइंट। एक ही पॉइंट जो हिडन था और अलग था वो यही पॉइंट है। तो 2,400, बाद में सॉइल टेस्टिंग का 18%। बेसिकली मेरा आउटवर्ड टैक्स कितना बन गया? 2,63,400। ठीक है। आईटीसी में क्या है? आईटीसी में दो ही आएंगे, वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं आएगा। मेंटेनेंस सर्विस का बात किया 1 लाख, तो आईटीसी 1 लाख का अवेलेबल है। हेल्थ इंश्योरेंस 11 लाख पर मुझे आईटीसी मिलेगा ही नहीं। साइंटिफिक के केस में पूरा 1 लाख मिल जाएगा। सो 2 लाख रुपए तेरे क्या बन जाएगा? आईटीसी बन जाएगा। सो बेसिकली 263 माइनस 2 lakhs, यू विल गेट द आंसर एज 63,400। एकदम क्लियर है दोस्त, नो प्रॉब्लम। चलो हम अभी हम लोग नेक्स्ट ये पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन टू डिस्कस, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 7। जस्ट मुझे एक मिनट देना। यस, चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कैश एंड क्रेडिट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ जीएसटी डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई। ओके, क्या लिखा है कि कैश क्रेडिट जो है, कैश एंड क्रेडिट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र and it has registered office in Mumbai. ठीक है। It is engaged in the business of production, manufacture and supply of fresh fruits, vegetables, fresh juices and fruit pulp, etc. It has made the following intra-state supplies during the month of April. क्या है? Intra-state supplies है। ठीक है। उसके बाद क्या क्या लिखे है देखो, क्या क्या कितना कितना सेल हुआ है। फ्रेश फ्रूट्स का हुआ है 1100 लैक्स, वेजिटेबल्स का हुआ है 1100 लैक्स, fresh fruits 2000 lakhs, carbonated fruit drink is 200 lakhs. GST rate as applicable on the above supplies is as follows. GST rate क्या क्या है ऊपर के सप्लाईज पे? फ्रेश फ्रूट्स पे नो जीएसटी, मतलब इस पे भाई जीएसटी लगता ही नहीं है। इस पे भी जीएसटी लगता नहीं है वेजिटेबल्स पे। नेक्स्ट आता है फ्रेश जूसेस पे 12%, मतलब 6 and 6 लगेगा, बराबर है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट है। एंड इस पे भी कितना लगेगा? 28%। एकदम परफेक्ट। उधर आउटवर्ड टैक्स का तो ये नंबर 1 में आएगा, ये टेबल नंबर 1 में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्दर, फॉर मेकिंग द सप्लाईज ऑफ फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूस मतलब टैक्सेबल सप्लाईज, करेक्ट है। इट हैज यूज्ड द सर्विसेज ऑफ जीटीए बेस्ड इन अहमदाबाद, हु हैव चार्ज्ड देम 20 lakhs एज चार्जेस फॉर द सर्विसेज। मतलब मैंने टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैंने कुछ इनवर्ड सप्लाई लिया है जीटीए का। ठीक है। सच जीटीए हैव नॉट चार्ज्ड एनी टैक्स ऑन देयर इनवॉइसेस। ठीक है, मतलब जीटीए ने टैक्स चार्ज नहीं किया, विच मींस आई हैव टू पे टैक्स। मतलब दिस इज एन इंडिकेशन कि आरसीएम का पॉइंट इधर एप्लीकेबल हो जाएगा। रेट ऑफ टैक्स का होने वाला है 5%। नाउ आगे लिखा है रेट ऑफ टैक्स फॉर जीटीए इज 5%, वी ऑलरेडी नो दिस। सो 5% जीएसटी मुझे देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, और मेरा पॉइंट नंबर 2 में भी आएगा, टेबल नंबर 2 में, एंड टेबल नंबर 3 में भी आउटवर्ड टैक्स करके दिख जाएगा विदाउट यूटिलाइजिंग आईटीसी ऑन दिस। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव सप्लाई द कंपनी हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाईज। मतलब ये बेसिकली आईटीसी का वो लोग बात कर रहे हैं। नंबर 1, फ्रेश फ्रूट्स फॉर सप्लाई, कुछ भी जीएसटी नहीं भरा तो इसका तो बात ही नहीं है, ये कट। वेजिटेबल ऑयल परचेज के ये भी कट, वेजिटेबल फॉर सप्लाई परचेज के वो भी कट। ठीक है। फ्रूट पल्प यूज्ड फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, फ्रूट पल्प यूज्ड फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, मतलब टैक्सेबल सप्लाई के लिए किया है, मतलब ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, टेबल नंबर 2 में आ जाएगा। शुगर यूज फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये भी मुझे पूरा का पूरा मिल जाएगा, बिकॉज एक भी एग्जाम सप्लाई के लिए नहीं दिया था। ठीक है, लिया एग्जाम सप्लाई देने के लिए नहीं लिया था, इसके वजह से मिल जाएगा दोनों का। प्रिजर्वेटिव्स फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये भी ठीक है। फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक तक जब तक है तब तक सब इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी मिल जाएगा। वाटर फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, मैंने तो कुछ जीएसटी पे ही नहीं किया था, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विच आर कॉमन, नाउ कॉमन फॉर ऑल फोर, विच मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? रूल 42 यूज करके मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई का। ठीक है। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस भी कॉमन है,
सॉरी एडमिन एक्सपेंसेस कॉमन है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कॉमन है, तो वो दोनों का मुझे करना पड़ेगा बाइफर्केशन ऑफ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद परचेस ऑफ मशीनरी फॉर फ्रूट ड्रिंक मैन्युफैक्चर, फ्रूट ड्रिंक मैन्युफैक्चर टैक्सेबल है, तो इस ये भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। एंड मोटर व्हीकल फॉर डायरेक्टर ऑफिशियल यूज, डायरेक्टर के ऑफिशियल यूज के लिए मोटर व्हीकल परचेस किया 17.5 के अंडर, इट इज एब्सोल्युटली ब्लॉक्ड, तो ये नहीं मिलेगा। बराबर। आउटवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन डालना चालू करें। टेबल नंबर 1 में हम लोग आउटवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन पहले डालेंगे, एंड आउटवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा आता है, कुछ नहीं है, इतना ही है, दो ही है, सिर्फ सिर्फ दो ही है क्या, 2000 इंटू 12%, दैट इज 6%, 6%, एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक इज व्हाट, 200 इंटू 14% एंड 14%, ये तेरा आउटवर्ड सप्लाई का पॉइंट आ गया। अभी बात करते हैं जो आईटीसी है। अभी आईटीसी किसका किसका मिलेगा, देखो आईटीसी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रूट पल्प 2020, जाएंगे और लिखेंगे 2020, ठीक है, फ्रूट पल्प 2020, सिंपल। बाद में शुगर परचेस किया था, पॉइंट नंबर 4 देखो इधर, शुगर परचेस किया था 6, इसका भी मिल जाएगा, यस, तो जाओ लिखो 6 एंड 6, ठीक है, शुगर। और कौन सा 2 लिखा है मैंने, देखो पॉइंट नंबर 5, प्रिजर्वेटिव्स फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, दैट इज 12 आईजीएसटी, ठीक है। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस पहला पूरा ले लो, उसके बाद हम लोग रिवर्स करेंगे ना, तो पूरा ले लो, मतलब 2 एंड 10, देखो ना, एडमिन एक्सपेंसेस 2 मार्केटिंग एक्सपेंसेस 10, सो इधर लिखेंगे एडमिन एक्सपेंसेस 2 मार्केटिंग एक्सपेंसेस 10। एनी अदर इनवर्ड सप्लाई जिस पे चीज, हाँ ये मशीनरी है, इस पे भी 8 आएगा कि नहीं, मशीनरी पे, ये आई गेस मशीनरी परचेज किया, ये 8 आएगा, बराबर। उसके बाद कुछ है क्या, यस ऊपर का था ना, ऊपर का था, ऊपर का 20 लैक्स पे 5%, कितना आएगा 1 लाख, 20 लैक्स पे 5%, मतलब कितना 50,000 रुपीज आएगा कुछ, नहीं नहीं सॉरी, 20 लैक्स पे 5% ना, 1 लाख रुपीज आएगा, 1 लाख रुपीज, करेक्ट, 1 लाख रुपीज, सो ये इधर 1 आना चाहिए, तो इधर नीचे गलती से लिखा था वो, तो इधर ये आना चाहिए 1 लाख, जो आरसीएम है, जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई में भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है ही नहीं, बाकी तो कुछ मिलेगा ही नहीं, बाकी सब कुछ तो ले लिया अपन ने, मोटर व्हीकल तो मिलेगा नहीं, वाटर का तो जीएसटी पे नहीं हुआ है, ऊपर पे भी जीएसटी पे नहीं हुआ है, तो मेरा अभी मैं क्या करूंगा, एडिशन कर लूंगा आईटीसी का, मुझे आईटीसी का एडिशन करके मिलता है 28, 28, 31, ठीक है। अभी मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा किसका, तो किसका रिवर्सल करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा एडमिन एक्सपेंसेस 2 का। चलो एडमिन एक्सपेंसेस अगर मैंने देखा, इधर लिखता हूं मैं एडमिन एक्सपेंसेस, ये कितना है 2, ठीक है, तो लिखता हूँ इज इक्वल टू 2, तो रिवर्सल कितना होगा 2 इंटू एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, तो टर्नओवर तो सिंपली ऊपर दिया है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर मतलब कितना 1100 एंड 1100 विच मीन्स 2200, बराबर। एंड टोटल टर्नओवर में क्या क्या आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, फ्रेश जूस भी आएगा एंड कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक भी आएगा, मतलब कितना आता है 2200 एंड 2200, मतलब 4400, मतलब हाफ बेसिकली, एग्जाम टर्नओवर इज 2200 अपॉन 4400, सो बेसिकली 1 लाख, जो है 1 लाख, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ सीजीएसटी था, सिमिलरली मुझे एसजीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा, देखो ना 2 है ना, इसका रिवर्सल हो गया हाफ, इसका भी रिवर्सल हो गया हाफ, कहना ऐसे मार्केटिंग एक्सपेंसेस जब भी बात करूंगा, मैं वो भी वैसे ही करूंगा, marketing expense is 10, right? So 10 into 2200 upon 4400 is equal to 5, ये 5 क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है, सो बेसिकली 1, 1 एंड 5 रिवर्स हो जाएगा। अभी इधर आते हैं, देखो कॉमन क्रेडिट फॉर एडमिन एक्सपेंसेस being used commonly for exempt and taxable, which is 2 into 2200 upon 4400 comes to 1 and 1. Common credit of IGST on marketing expenses. So 10 into common credit, 10 into 2200 upon 4400 gives you 5. So if I just reduce 1 from 28, I will get 27. बराबर. If I reduce 1 from 28, I will get 27. And 5 from 31, I will get 26. ये मेरा आईटीसी मिल गया, बराबर है। आईटीसी आउटवर्ड टैक्स तो एकदम सिंपल था, अभी अपने फॉर्मेट में ये चीज लिखते हैं, अपने फॉर्मेट में देखो
सबसे पहले तो आरसीएम सप्लाईज में ऐड कर दूंगा टेबल नंबर 3 का, याद है 20 लाख पे 5% आईजीएसटी था ना, सो मैंने ये ऐड कर दिया। उसके बाद आउटवर्ड टैक्स कितना था वो एक बार देखते चलो। आउटवर्ड टैक्स कितना था? आउटवर्ड टैक्स वॉज 2000 रुपीज, और वो 2000 रुपीज पे 2200 ही पकड़ो, 2200 अगर मैंने कंप्यूट किया जीएसटी, ओके 2200 नहीं, अलग अलग होगा ना सबका। फ्रेश जूस का कितना है? फ्रेश जूस का इट इज 2000 इंटू 6% एंड 6%, राइट? 0.06 कम्स टू 120, 120 आया होगा, बराबर। एंड जो 200 है इस पे 0.14, दैट इज 28। So can I say 148 is your outward tax, everybody? 148. So मैंने आउटवर्ड टैक्स में लिख दिया 148 एंड 148, बराबर। अभी मेरे पास आईटीसी पड़ा है, आईटीसी हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, आईटीसी आता है, ये आईजीएसटी है, उन्होंने आईजीएसटी एंड में लिखा है। सो 26, 27, 27। सो यू कम हियर एंड राइट आईजीएसटी 26, 27 एंड 27। तो आईजीएसटी का कुछ आउटवर्ड है ही नहीं, तो ये इधर अप्लाई होगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कौन से भी प्रोपोर्शन में बाइफरकेट कर दूंगा, समझो 13 13 से बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आईजीएसटी। उसके बाद बचता है सीजीएसटी, सीजीएसटी में 27 इसके अगेंस्ट कर दिया, सीजीएसटी के अगेंस्ट उसका यूज कर दिया। एसजीएसटी 27 तो वो भी यूज कर दिया। तो इन दैट केस मेरे पास आईजीएसटी अल्टीमेटली बचा है, एक तो पे करना ही है, रिवर्स चार्ज का है। उसके बाद ये अगर माइनस करके देखा, इट इज कमिंग एज 108, एंड ये भी करके देखा तो इट इज कमिंग एट 108। सो इफ आई जस्ट ऐड दैट, सो मतलब टोटल लाइबिलिटी कितना होगा, 108 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 217। 217 का मेरा टैक्स लाइबिलिटी बन जाता है टोटल, करेक्ट? विल जस्ट चेक विद देयर आंसर, देखो 217 टोटल जीएसटी पेएबल बाय कैश इज 217। Yes, is everybody clear? Yes, so we have solved around 6 questions, और मेरे क्वेश्चन बैंक में देर आर सम 9 questions. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द 3 questions. आई एम श्योर दैट ये इतना सब करने के बाद तुम लोगों को एग्जैक्टली समझा होगा कि कैसे हम लोग ने क्वेश्चन की रीड करना है, कैसे हम लोग ने बाइफरकेट करके रखना है वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। बिकॉज एक बार बाइफरकेट कर दिया ना तुम लोग ने, बाद में सिर्फ क्या करना है, टेबल नंबर 1 में जो जो हम लोग ने बाइफरकेट करके रखा है वो डालना चालू करना है, टेबल नंबर 2 में 2 जिधर लिखा है वो लिखना चालू करना है, 3 में तुम लोगों को मैंने ट्रिक बताया कि क्या कैसे गलती नहीं हो सकता है, तो वो भी तुम लोग कर सकते हो कि आउट सबसे पहले आरसीएम लिख दो, तो वो तो जीएसटी उस पे करना ही है कुछ भी करके। लेस करो जो टेबल नंबर 1 का लिखा, लेस नहीं सॉरी, ऐड करो जो टेबल नंबर 1 का आउटवर्ड था, लेस करो जो आईटीसी टेबल नंबर 2 से आया था। और जब भी आईटीसी लिखोगे तभी 3 लिखना, जब भी क्रेडिट लिखोगे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो एक एक करके तुम लोग सेट ऑफ कर सकते हो। आई होप दैट ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दिस विच वी डिस्कस्ड was definitely beneficial for you. If yes, I just want you to hit the like button, hit the follow button। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा या कुछ डाउट्स होंगे इन रिलेशन टू प्रिपरेशन, प्लीज मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना होगा इन टर्म्स ऑफ कि सर पढ़ाई कैसे करना है, या पढ़ाई के रिलेटेड अगर स्पेसिफिक कौन सा डाउट होगा कि नहीं सर ये चैप्टर में हम अगर नहीं हुआ है इन केस ये चैप्टर, तो सर ये चैप्टर में क्या क्या करना चाहिए, अगर कुछ भी होगा डाउट तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में आपके रिव्यूज देना, आई विल बी डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर रिव्यूज। और अगर एकदम अच्छा होगा, कुछ रिव्यूज नहीं होंगे इन केस, देन इन दैट केस यू कैन जस्ट से थैंक यू, दैट्स इट। ऐसे कंटेंट में डालते रहूंगा। आई एम थिंकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट फॉर यू गाइस, सो इट विल कम वेरी सून फॉर यू गाइस। सो YouTube चैनल पे मेरे जस्ट एक्टिव रहना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। दिस इज यमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। जस्ट एक चीज लिख के 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कितना क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं और कैसे इस पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।